हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के? भाई साहब, वेलकम टू द लास्ट क्लास ऑफ दिस ईयर 10th। आई होप तुम सब एकदम प्रॉपर तुम लोगों ने नींद ले ली है, बिकॉज आज तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे पहला बोर्ड एग्जाम है। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अभी भी जगे हुए हो ना, अगर तुम आखिरी फाइट मारने के लिए रेडी हो ना, मतलब तेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, चलो। तो आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, नींद ले ली होगी। हम करने क्या वाले, हम लोग एक बार लास्ट फाइट मारने वाले। लास्ट फाइट का मतलब इस सेशन में हम लोग सारे के सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देखेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो हो सकता है तुम्हें अपने 10:30 बजे जो एग्जाम शुरू होने वाला है तब दिखाई दे पेपर में। ठीक है, चलिए तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हाउ इज द जोश एवरीबॉडी? कैसा लग रहा है सबको? मैं बस 2-3 मिनट लूंगा, सब लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जैसे कि मैंने बताया, फटाफट हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तुम्हें करना क्या है, बस तुम्हें बैठना है। ठीक है, कुछ नोट डाउन नहीं करना है। ठीक है, बस मैं बोलते जाऊंगा, तू उसको सुनते जा, तेरे को चीजें याद आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी। ठीक है, बेसिकली लास्ट में हम क्या करते हैं, एग्जाम में जाने से पहले क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का प्रूफ देख लेते हैं, ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। वही मैं तुम्हें कराने आ गया हूं। हम बहुत स्पीड में चलने वाले हैं। ठीक है, लिखना कुछ भी नहीं है, नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। लेक्चर 1 घंटे 15-20 मिनट के आसपास रखेंगे, ये मेरा टारगेट है। मतलब इससे बड़ा लेक्चर नहीं रखेंगे एंड ये लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो वेलकम एवरीबॉडी टू द 4 AM लेजेंडरी सेशन। भाई साहब, चैट इतनी खतरनाक तेज चल रही कि मुझे बस गुड मॉर्निंग दिख रहा है, जोश हाय दिख रहा है। क्या बात है गटरू भैया, थैंक यू। अरे ठीक है, स्टार्ट करें सर। ठीक है, डन है। तो जैसे कि मैंने बताया, तुम्हें क्या करना है, फिर से बोल रहा हूं, एकदम शांत बैठ के चीजों को सुनो, सारे फॉर्मुलेज रिकॉल होंगे। और जब जब मैं कुछ पूछूं, प्लीज चैट बॉक्स पे लिखते जाओ साथ साथ, यस 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 यस, चीजें याद आ रही हैं मेरे को बताते जाओ, बिकॉज तुम्हारी चैट पर देखना मेरे लिए मुश्किल होगा। हमारे पास टाइम कम है और कम टाइम में बहुत सारी चीजें एक साथ कवर करनी है। ठीक है, तो एक बार सब लोग चैट बॉक्स पे लिखेंगे लेट्स गो। एक बार सब लोग चैट बॉक्स पे लिखेंगे लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, एक लास्ट फाइट। ठीक है, एक प्यारी सी लाइन बोल दो तुम्हारे लिए। ठीक है, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद दिस। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। तो लास्ट रिवीजन, चलो सबसे पहले देख, फटाफट सुनते जाना, मैं बहुत स्पीड में चलने वाला हूं, थोड़ा सा रैपिंग तुम्हें लगने वाला है। हाँ जी, रियल नंबर्स में देखो, अगर तुमसे 2 या 3 या 4 नंबर का HCF पूछा जाता है, इसका मतलब है सबसे बड़ा नंबर बता दो जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। और अगर LCM पूछा जाता है, मतलब सबसे छोटा नंबर बता दो जो नंबर से डिवाइड हो जाए। समझ में आया? ठीक है, तो A और B का HCF मतलब सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, A और B का LCM मतलब सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है, क्या? ये 2 नंबर के लिए वैलिड है। अगर आप 2 नंबर का HCF निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 नंबर का LCM करते हैं, तो वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आता है। सुनते रहना, ठीक है? याद रखना, अगर 2 प्राइम नंबर्स हैं, अगर 2 प्राइम नंबर्स हैं, उनका HCF हमेशा 1 आएगा। ये 2 नंबर के लिए भी वैलिड है, 3 के लिए, 4 के लिए। ठीक है, उनका LCM हमेशा उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन आएगा। इस पर क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क पे। ऑलवेज रिमेंबर, असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि HCF फैक्टर होता है LCM का, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, LCM मल्टीपल होता है HCF का। समझ में आया? क्लियर है? कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पर नोट्स डाल दूंगा, जैसे ये लेक्चर खत्म होगा स्कूल जाने से पहले एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दोस्तों, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा। उसके मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। मैक्सिमम 2 जीरोस का मतलब 2 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे, 2 से कम जीरोस हो सकते हैं। मतलब 2 जीरोस भी हो सकते हैं, 1 जीरो भी हो सकता है एक भी जीरो ना हो। अगर एक भी जीरो नहीं है
तो पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर एक जीरो है तो पैराबोला एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, और अगर दो जीरोस हैं तो दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा। ठीक है दोस्तों, हमको पता होना चाहिए, अगर इसके जीरोस को मैंने अल्फा बीटा बोला, तो जो दो जीरोस होते हैं उनको प्लस करके हमेशा माइनस बी अपॉन ए आता है, जहां पर बी एक्स का कोएफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस हमेशा सी अपॉन ए के बराबर आता है। सब करा रहा हूं, टेंशन मत ले, देखते रहना देखते रहना। चलो थर्ड चैप्टर में आपको दो इक्वेशन साथ में डील करना है। अब समझना, अगर ऐसा केस आ रहा है, इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो लाइंस इंटरसेक्टिंग आएंगी, और वो एक यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगर ऐसा केस आ रहा है, इसका मतलब इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन होगा, और इस केस में लाइंस आपकी एक के ऊपर एक बनेगी, कोइंसिडेंट होगी। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा केस आ रहा है, देखते जाओ, ऐसा केस आ रहा है, चीजें याद आ रही है, चीजें याद आ रही है? यस यस यस, बहुत बढ़िया, सुनते जाना बच्चा। वी हैव लेस टाइम, बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तेरा बेस्ट रिवीजन करा के देगा मैं, बेस्ट रिवीजन करा के, तू भरोसा रखना बस। ठीक है, इस केस में नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और लाइंस आपकी पैरेलल बनेंगी, याद रखना। अगर डिपेंडेंट वर्ड का यूज करा जा रहा है, मतलब इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होना, एक सॉल्यूशन हो, बहुत सारे हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, पेयर ऑफ इक्वेशन को आप कंसिस्टेंट बोलेंगे। बहुत बढ़िया। और अगर सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट वर्ड का यूज करा जाएगा। पहले सारे फॉर्मुलेस रिकॉल करवा लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे लेंगे, फिर थ्योरम्स पे चलेंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड तुमको आता है। दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है भाई? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, जो कि ऐसे निकलता है, और ये आपका फॉर्मूला। देखते रहना, इंपॉर्टेंट चीज, जो ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये आपको नेचर ऑफ रूट्स बताता है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी यानी पॉजिटिव आ रही है, मतलब जो दो रूट्स आएंगे, एग्जैक्टली दो रूट्स होते हैं, एग्जैक्टली दो रूट्स होते हैं, हाँ जी, जो दो रूट्स आएंगे वो रियल नंबर्स होंगे और अलग अलग होंगे। अगर डी आपका जीरो के बराबर आ रहा है, मतलब जो दो रूट्स आएंगे वो रियल और इक्वल होंगे, और अगर आपका डी जीरो से छोटा यानी नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स होंगे। बहुत बढ़िया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ ये तीन फॉर्मुलेज हैं, ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, ये भी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। सम ऑफ एन टर्म्स का ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको एपी की लास्ट टर्म पता हो। समझ में आ रहा है? और ये आपके जनरल टर्म का फॉर्मूला है, जनरल टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, जल्दी से एक बार मुझे बताओ, सही चल रहा है सब कुछ? जल्दी बता, जल्दी बता। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा फील हो रहा है मेरे को, लेकिन टेंशन की बात नहीं, सब संभाल लूंगा। एंड मोमेंट, सारे फॉर्मूले, सारे थ्योरम, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक बार जल्दी से बताएं मेरे को। सही चल रहा है सब कुछ? सही चल रहा है सब कुछ? देख, ऑब्वियसली धीरे तो नहीं चल सकता ना दोस्त, बहुत सारी चीजें पढ़नी है एक घंटे में, है ना? हाँ जी, हाँ जी, सही चल रहा है। यस 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 सर, सही चल रहा है, स्पीड सही है। ठीक है, डन है, बहुत बहुत बढ़िया भैया, है ना? अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में मिडिल टर्म निकालने को आता है, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी पड़ेगी। वो कैसे पता करोगे? लास्ट टर्म को nth टर्म मान के, अभी कुछ क्वेश्चन दिखा भी दूंगा। अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ रही है तो एक मिडिल टर्म होगी, और वो कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी। अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ रही है तो दो मिडिल टर्म होंगी, और वो कैसे निकलेंगी? इस फॉर्मूले से निकलेगी, याद रखना। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड तो एक मिडिल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स इवन तो दो मिडिल टर्म। टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, तो बच्चा टेंशन मतलब, बहुत प्यारी पीपीटी रेडी करके लाया, ठीक है? अच्छा, बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम, इसका प्रूफ तुम्हें एग्जाम में दिखाई देगा 10:30 बजे, बहुत ज्यादा चांस है इसका, ठीक है? हाँ जी, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते, यानी छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा के बराबर। देखना जरा, दो और चीजें याद रखनी है, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, यानी एडी अपॉन ए, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा के बराबर, नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा, नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा के बराबर। मतलब अगर लाइंस पैरेलल तो साइड्स का रेशियो इक्वल, खत्म बात। इसका उल्टा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसका प्रूफ नहीं पूछेंगे, क्या है? अगर रेशियो इक्वल है, यानी छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा के बराबर है, तो लाइंस पैरेलल है, तो लाइंस पैरेलल है, तो लाइंस पैरेलल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्राइंगल्स चैप्टर में सिर्फ दो चीजें, सिमिलैरिटी बीपीटी, सिमिलैरिटी बीपीटी। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। इंपॉर्टेंट देख, पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, और क्या? ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर, साइड्स का रेशियो बराबर। याद रखना, याद रखना,
लाइन सेगमेंट हो, स्क्वायर्स हो, सर्कल्स हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो, किसी भी साइज का हो, ये हमेशा सिमिलर होते हैं। ये हमेशा सिमिलर होते हैं। एक मार्क में पूछ लिया जाता है, याद रहना चाहिए दोस्तों। दो ट्रायंगल सिमिलर मतलब उनका सब कुछ इक्वल, साइड्स का रेशियो इक्वल, एंगल इक्वल। पर दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सब कुछ इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर डबल ए ट्रिपल ए लग जाए ट्रायंगल सिमिलर, साइड एंगल साइड लग जाए ट्रायंगल सिमिलर। इंपॉर्टेंट क्या है, यह एंगल आपका इंक्लूडेड एंगल होता है। मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा, टेंशन मत ले। ट्रिपल एस लग जाए यानी तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए तो ट्रायंगल सिमिलर। बहुत बढ़िया, देखते रहना भैया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आते हैं, सिर्फ और सिर्फ तीन फॉर्मुलेज हैं, सुनना ध्यान से। सेक्शन फॉर्मूला यूज कैसे करना है ये समझ। अगर कोई पॉइंट आपके लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कैसे? दो चीजें याद रख, x निकालने के लिए x यूज होगा, y निकालने के लिए y यूज होगा। बहुत बढ़िया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब m जाके इधर n जाके इधर। तो सिंपल है, x निकालने के लिए क्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन रेशियो का सम। y निकालने के लिए m जाके उधर n जाके इधर, तो my2 ny1। ये आपका फॉर्मूला आ गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर रेशियो 1:1 है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाता है। मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, दोनों x को प्लस करके अपॉन 2, y कैसे निकालते, दोनों y को प्लस करके अपॉन 2। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएगा, y वाला माइनस कर स्क्वायर प्लस x वाला माइनस कर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, y वाला माइनस करके स्क्वायर, x वाला माइनस करके स्क्वायर। डन है, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, देख इस पर एक मार्क का सवाल पूछा जा सकता है। मानो अगर 2,5 कोई कोऑर्डिनेट है तो इसका x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट 5। इसका y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट 2। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस। ऑलवेज रिमेंबर, x एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसका x कुछ भी हो सकता है, y 0 होगा। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसका y कुछ भी हो सकता है, x 0 होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना है क्या 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 क्या, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है साइन थीटा, ठीक है, और हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक थीटा। बेस अपॉन हाइपो कॉस थीटा, हाइपो अपॉन बेस सेक थीटा, p अपॉन बी टैन थीटा, b अपॉन p कॉट थीटा। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या है बॉस, साइन थीटा कोसेक थीटा एक साथ चलता है, कॉस थीटा सेक थीटा एक साथ चलता है, टैन थीटा कॉट थीटा एक साथ। मतलब अगर कहीं पर लिखा है टैन थीटा उसको 1 अपॉन कॉट थीटा, कहीं पर लिखा है कॉट थीटा उसको 1 अपॉन टैन थीटा। बहुत बढ़िया। टैन थीटा को साइन बाय कॉस, कॉट थीटा को कॉस बाय साइन। अब ये इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, उसके कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ये हैं। मतलब कहीं पर ये लिखा है ये लिख सकते हो, कहीं पर ये लिखा है ये लिख सकते हो, कहीं पर ये लिखा है ये लिख सकते हो। सेक स्क्वायर चलता है टैन स्क्वायर के साथ, कोसेक स्क्वायर चलता है कॉट स्क्वायर के साथ। आराम से देख लो एक बार, ठीक है। डन है, डन है, पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत ले। चलो नेक्स्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज, मेरे ख्याल से ये तो पता ही होगा, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। इसको उल्टा कर दे, टैन निकालने के लिए साइन बाय कॉस कर दे, कॉसेक निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल, सेक निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल, कॉट निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल। डन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑलवेज रिमेंबर, अगर लिखा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, उसको आप 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिख सकते हैं। अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिखा है उसकी जगह आप 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिख सकते हैं। सेम चीज यहां पर, अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा है उसकी जगह 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा है उसकी जगह आप 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं। डन दोस्तों। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, सारे के सारे फॉर्मूले सबको पता होगा। ये लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, हाँ जी बताइए बताइए बताइए। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मुलेस हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, नोट्स दे दूंगा, टेंशन मत ले। ऑलवेज रिमेंबर कि मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा। आवर हैंड जो होता है वो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगा। दिख रहा है, दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है याद होगा, याद होगा। एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो। वो ट्राइंगल अगर 60 डिग्री एंगल दिया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, 90 डिग्री एंगल दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल,
120 डिग्री एंगल दिया है तो अलग तरीके से निकलता है। समझ में आया? क्लियर है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इंपॉर्टेंट चीज समझ 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 समझ, अगर ये 90 दिया है, अगर ये 90 दिया है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? हाफ बेस इनटू हाइट से। अगर ये 60 दिया है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले से। पर अगर ये 120 दिया है तो क्या करना पड़ेगा? इधर देखना, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, फिर हाफ बेस इनटू हाइट लगेगा। इसको देखो जरा ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, सेगमेंट का ये क्वेश्चन आ सकता है। देख, अगर ये 120 है, अगर ये 120 है, इधर से ऐसे 90 बनाएंगे और फिर क्या करेंगे? ये बेस और हाइट, बेस और हाइट पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री लगा के। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो ये 60 और ये बराबर। समझ में आया? बस कुछ नहीं। अब ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये और ये पता कर लेंगे। देखो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा। समझ गए? और बस फिर हाफ बेस इनटू हाइट से, हाफ बेस इनटू हाइट से ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। सही चल रहा है सब कुछ? जल्दी बता। सही चल रहा है सब कुछ? जल्दी बता। मैं फिर से बोलूंगा, अगर ये 120 डिग्री है, ये आ सकता है क्वेश्चन, अगर ये 120 डिग्री है तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा भाई? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? ये बना, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर, तो ये 60 ये 60, छोटा ट्राइंगल उठा, ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये और ये निकाल ले, बस हाफ बेस इनटू हाइट से ट्राइंगल का एरिया निकल गया। डन है? बहुत बढ़िया भाई, मतलब तुम सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। बस बस आने वाली चीज है, क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे फॉर्मुलेस देखो जरा एक बार, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलूं? एक बार देख लो, 10 सेकंड दे रहा हूं, एक बार देख लो, 10 सेकंड दे रहा हूं, एक बार देख लो, एक बार देख लो। सारी चीजें याद आनी चाहिए, सारी चीजें याद आनी चाहिए। फटाफट 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 फटाफट। बहुत बढ़िया बच्चा, चलते रहना। ठीक है? हाँ जी दोस्तों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, ये काम आ सकता है, काम आ सकता है। हर एक चीज जो बता रहा हूं बेस्ट बता रहा हूं तेरे को। पैरेललोग्राम मतलब होता है, ये सर्कल्स में यूज हो जाएगा। पैरेललोग्राम में याद रखना, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल। अगर किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है मतलब एक एंगल 90 दिखा दे। किसी लोलोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है मतलब सारे साइड्स इक्वल दिखा दे। किसी लोलोग्राम को स्क्वायर प्रूफ करना है तो एंगल 90 दिखा दे, सारे साइड्स इक्वल दिखा दे। ये काम आता है, ये काम आता है। नेक्स्ट, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 तो वो इंपॉसिबल इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 तो वो होके रहेगा श्योर इवेंट। अगर किसी इवेंट में एक ही आउटकम है, ये 1 मार्क में पूछा जा सकती है ये सारी चीजें। किसी इवेंट में एक ही आउटकम है तो उसको मैं एलिमेंट्री इवेंट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? एलिमेंट्री इवेंट। बहुत बढ़िया। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 और 0 के बीच में होगा। 1 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं हो सकता। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है क्या? अगर आप सारी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। अगर 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है तो उन दोनों को मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलता हूं। ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है, अभी बता। ठीक है? स्कूल जाने से पहले एक बार ये फटाफट देख लेना, टेलीग्राम में नोट डाल दूंगा, टेंशन मत ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इससे तो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, इस साल भी आ सकता है। सुनेंगे फटाफट। क्या? मानो कोई ई है, कोई इवेंट होना, मानो पास होना, तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पास नहीं होना। अगर ई है जीतना, तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नहीं जीतना या हारना। हमेशा किसी इवेंट के होने प्लस उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। डन 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 डन, प्रोबेबिलिटी भी डन। हाँ जी बताइए। सारे फॉर्मुलेस रिकॉल हो गए, स्टैटिस्टिक्स के बच्चे वो लास्ट में करवाऊंगा क्वेश्चन करते करते। अभी तक बताओ कैसा लग रहा है? हाँ जी बोलेंगे, अभी तक कैसा लग रहा है भैया? ठीक है भाई साहब, सर ये क्या हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है ये? बट एनीवे बच्चा, तेरी जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम है। ठीक है? अभी भी तेरे पास टाइम है, बेस्ट रिवाइज करके जाना। ठीक है? तेरे को खुद से मतलब होना चाहिए। टेलीग्राम में ये नोट्स डाल दूंगा। तेरे को लग रहा है कि भाई कोई चीज याद नहीं है, फटाफट उसको एक बार देख लेना। सारे फॉर्मुलेस मैंने रिकॉल करवा दिए। अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। डन 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 डन। ठीक है? हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई मैंने, है ना? अब देखो भैया, अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चंस पे। उसके बाद 2-3 थ्योरम्स जो तुम्हें आ सकती हैं। अब ये वाली थ्योरम 99% चांस है कि आएगी। बीपीडी का प्रूफ सबसे पहले देखेंगे। कुछ नहीं करना होता है बीपीडी के प्रूफ में। क्या प्रूफ करना है इधर देखेंगे। छोटा पॉन छोटा, छोटा पॉन छोटा के बराबर, छोटा पॉन छोटा, छोटा पॉन छोटा के बराबर। अब वो करना क्या है?
4 बार एरिया ऑफ ट्राइंगल लगेगा, खत्म बात। सबसे पहले ये वाले, अरे 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 हाँ, सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल का एरिया और ये वाले ट्राइंगल का एरिया, दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाइए हाफ बेस इनटू हाइट। इंपॉर्टेंट ये कि दोनों की हाइट en होगी, दोनों की हाइट en होगी, दोनों की हाइट en होगी। तो आराम से देखिए, अगर आप ऊपर वाले ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, इधर देखते जाना, हाफ बेस इंटू हाइट, इधर देखते जाना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इधर देखते जाना। अरे क्या हो रहा है, हाँ, अरे 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 हाँ, इधर देखना, ठीक है, इधर देखना, इधर इधर। अगर आप इस वाले ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे तो बेस यही होगा, हाइट ये हो जाएगी, हाइट सेम, हाइट सेम, खत्म। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद 2 बार और लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, फिर से ऊपर वाले ट्राइंगल में इस बार हाइट ये लोगे, बेस ये, हाइट ये, बेस ये, हाइट ये, बेस ये। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है, देखते रहना देखते रहना देखते रहना, रिकॉल हो रहा होगा। और इसी के साथ ये वाला ट्राइंगल ले लो, कौन सा, इसी के साथ ये वाला ट्राइंगल, और इसकी हाइट ये, हाइट ये, ठीक है, ऊपर वाले की भी हाइट dm, नीचे वाले की हाइट dm, तो ये आ गया, कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ऐसा आ जाएगा। अब याद रखना याद रखना याद रखना, इन दोनों को देखो, ऊपर ऊपर सेम दिखाई दे रहा है, जो नीचे वाले ट्राइंगल होते हैं, यानी कि जो ये वाले ट्राइंगल का तुमने एरिया लिया था और ये वाला ट्राइंगल का एरिया लिया था, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। क्लास 9 की थ्योरम में क्या, कि दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सेम बेस पर, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, दोनों का एरिया इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, तो राइट हैंड साइड के बराबर, खत्म बात, प्रूफ हो गया। याद आया कि नहीं आया, याद आया कि नहीं आया, स्टेटमेंट भी याद कर ले। इफ अ लाइन डिवाइड्स, if a line divides, if a line parallel to any side of a triangle, if a line parallel to any side of a triangle intersecting the two sides divides the two sides in the same ratio, खत्म बात। याद आया, याद आया। कोई, मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, इसका प्रूफ सिमिलैरिटी से नहीं करना है, इसका प्रूफ सिमिलैरिटी से नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नोट कर लेंगे, ठीक है, डन। देखते रहना बच्चा, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तेरी चैट पर थोड़ा ध्यान दूं, एक तो बहुत तेज चल रही है ऊपर से, बस आई जस्ट होप कि तेरी हेल्प हो रही हो बच्चा, है ना। अच्छा, ये थ्योरम टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस 2-3 साल से नहीं आई है, इस साल आ सकती है, ध्यान देना, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि बस ये जो रेडियस है टैंजेंट के साथ 90 बनाता है, ये जो रेडियस है टैंजेंट के साथ 90 बनाता है, ये जो रेडियस है टैंजेंट के साथ 90। अब ये मैं प्रूव कैसे करता हूं, बस मोटा मोटा ये याद रख, मैं ये प्रूव करता हूं कि पॉइंट O से AB का सबसे छोटा डिस्टेंस ये है। मैं क्या प्रूव करता हूं, पॉइंट O से AB का सबसे छोटा डिस्टेंस ये है, और सबसे छोटा डिस्टेंस अगर वो है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब ये 90 आ जाएगा। अब कैसे करता हूं, ऐसे करता हूं, मानो मैंने कोई पॉइंट बाहर लिया, कोई पॉइंट इधर लिया, तो कॉमन सेंस है कि OQ OR से बड़ा होगा, कॉमन सेंस इधर देखो, OQ OR से बड़ा होगा, OQ OR से बड़ा होगा। अब ये जो OR है ये तो OP के बराबर है, OR तो OP के बराबर है, OR तो OP के बराबर है, तो OR की जगह OP लिखो, ऐसा आ गया, बस यही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या आ गया कि जो OQ है वो OP से बड़ा, OQ है वो OP से बड़ा, OQ है वो OP से बड़ा। तो कोई पॉइंट बाहर लिया, उसका सेंटर से डिस्टेंस नापा, OP से बड़ा आया। कोई पॉइंट इधर देखना, कोई पॉइंट बाहर लिया, सेंटर से डिस्टेंस लिया, OP से बड़ा आया, OP से बड़ा आया। तो वैसे कोई और पॉइंट भी ले लो, सारे के सारे का सेंटर से डिस्टेंस OP से बड़ा आएगा। तो क्या लिखा मैंने, कोई भी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस OP से बड़ा आएगा, कोई भी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस OP से बड़ा आएगा। इसका मतलब OP सबसे छोटा डिस्टेंस है O और AB के बीच में, OP सबसे छोटा डिस्टेंस है O और AB के बीच में। समझ में आया? और छोटे डिस्टेंस को मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट्स इट। ठीक है, चलो भैया। अब ये सर्कल्स में सिंपल तुम्हें ये याद रखना है, बेसिक चीजें देख, एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा 2 टैंजेंट्स बनती हैं, याद रखना है, दोनों की लेंथ इक्वल होती है। एक बार जल्दी से मुझे बताएं, ये दोनों लेंथ में इक्वल कैसे करता हूं, ये दोनों लेंथ में इक्वल कैसे करता हूं, जल्दी से बताओ। इसका प्रूफ भी आ सकता है, ले दे के क्लास 10th में तेरे को 3-4 थ्योरम से बच्चा, इन्हीं के में से किसी का एक का प्रूफ आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है,
हाँ जी, जल्दी से मुझे एक वर्ड में बताएंगे कि ये वाली और ये वाली लेंथ मैं बराबर कैसे करता हूं, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट की लेंथ बराबर होती है। सिंपल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुवेंट करने के बाद सीपीसीटी से। इजी है। अब मजे की बात यह है, जब तुम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुवेंट करते हो तो ये और ये तो इक्वल आ जाता है, ये वाला भी इक्वल आ जाता है, और ये वाला भी इक्वल आ जाता है। और इसको आपको याद रखना है, इसको मैं क्या बोलता हूं, नीचे लिखा है, क्या बोलता हूं, टैंजेंट्स। टैंजेंट्स बीच वाली लाइन सेगमेंट के साथ, टैंजेंट्स बीच वाली लाइन सेगमेंट के साथ इक्वल एंगल बनाती है। टैंजेंट्स आर equally inclined to the line segment joining the center to that point. Tangents are equally inclined to the line segment joining the center to that point. इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, tangent subtend equal angle at the center. ये एंगल कौन बना रहा है, ये tangent. ये एंगल कौन बना रहा है, ये tangent. तो tangent सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, ये बात आपको याद रखना है। डन डस्टेड, ये भी हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 थ्योरम्स थी, तीनों थ्योरम्स भी बता दें, इसके अलावा कोई और थ्योरम नहीं है जिसका प्रूफ आ सकता है। डन है, डन है। करें क्वेश्चंस, करें क्वेश्चंस। हाँ जी, सही लग रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सही लग रहा है, सब पानी पानी देंगे मेरे को। हाँ जी, सही लग रहा है, पानी पी लूं भाई, बहुत तेज तेज बोल रहा है ऐसा लग रहा है ना। आई होप तेरी हेल्प हो रही है बच्चा यार, है ना। आई होप तेरी हेल्प हो रही है बच्चा। सारे फॉर्मूले रिकॉल करवा दिए, स्टैटिस्टिक्स के छोड़ के, लास्ट में करवाऊंगा। और 3 थ्योरम्स थी, तीनों थ्योरम्स बता दी, उनमें से किसी एक का प्रूफ तेरे को आ सकता है। ठीक है, सर ये लैग कर रहा है क्या बहुत तेज से भाई साहब? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बेसिक वाले भी देखो, बेसिक वाले भी देखो। चलो दोस्तों, अब ऐसा क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से देखा जा रहा है, हर साल आ रहा है। मुझे लगता नहीं इस साल आएगा, बट आएगा तो 1 मार्क में आएगा, देख ले जरा। ठीक है, आपको क्या देंगे, कुछ ऐसा दे देंगे, ऐसा कोई नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा, कोई नंबर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा। एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कॉमन फैक्टर की छोटी पावर, y की पावर 3, y की पावर 4, y की पावर 2, छोटी पावर। एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर की छोटी पावर एचसीएफ आ गया। एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर, कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर, ये एलसीएम आ गया। समझ में आया? अब तुमसे क्या बोला था, क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम, तीनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, तो वो नहीं है, चेक कर लिया। ये तो बेसिक सी चीज है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। चलो भैया आगे चले, देखते रहना, बस देखते रहना। तो ये प्यारा क्वेश्चन है, आपसे बोलते हैं सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इसको पूरा डिवाइड नहीं करे, जब डिवाइड करने जाए तो ये और ये रिमाइंडर छोड़े। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो करना क्या समझना, सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इसको पूरा डिवाइड नहीं करे। अगर पूरा डिवाइड करना बोलते तो मैं डायरेक्ट एचसीएफ निकाल देता, पर पूरा डिवाइड करने का नहीं बोला। सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इसको डिवाइड करे तो 1 रिमाइंडर दे, इसको डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर दे, इसको डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर दे। करना क्या है, जो भी रिमाइंडर है अपने नंबर से माइनस कर दे, जो भी रिमाइंडर अपने नंबर से माइनस कर दे, जो भी रिमाइंडर अपने नंबर से माइनस कर दे। ठीक है दोस्तों, ये 6 है ना, है ना। कुछ मिस प्रिंटिंग तो नहीं है यहाँ पे, कुछ मिस प्रिंटिंग लग रही है, बट एनीवे इसको आप 9375 माना, शायद ये 6 होगा। एनीवे हाँ, तो इंपॉर्टेंट तुम कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, देखना जरा। अब क्या करना है, तीनों का एचसीएफ निकाल दो, जो कि तुम्हें निकालना आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, समझ में आया। कॉमन फैक्टर की छोटी पावर, छोटी पावर। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर याद रखना, जब तू एचसीएफ एलसीएम निकाल रहा है, मान अगर इधर 3 है, ऊपर 3 नहीं है, नीचे 3 नहीं है, तो 3 की पावर 0 पहले लगा ले। इधर 2 है, इधर और इधर 2 नहीं है, तो 2 की पावर 0 लगा ले, उसके बाद एचसीएफ निकाल या फिर एलसीएम निकाल। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। रिमाइंडर बस माइनस कर देना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सवाल मेरे को लगता नहीं आएगा, बट इस साल स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर में था, हो सकता है आ जाए। याद कर ले अगर अभी तक तूने इस सवाल को नहीं देखा है तो। क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स इतना, 2 नंबर्स को प्लस करके इतना दिया हुआ है, 2 नंबर्स को प्लस करके इतना दिया हुआ है, दोनों का एचसीएफ दिया है, दोनों नंबर का एचसीएफ भी दिया है। आपसे बोल रहे हैं ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल होंगे, ऐसे कितने दो के नंबर पॉसिबल होंगे जिनका सम ये होगा एचसीएफ यू। अब करना क्या समझ, जो भी एचसीएफ दिया है
उसके साथ एक्स और वाई मल्टीप्लाई करो और वही आपके नंबर्स हैं। तो आपने नंबर्स को क्या माना कि लेट द नंबर्स बी 81x 81y। अगर अभी तक तुमने ये क्वेश्चन नहीं देखा कोई बात नहीं, दो नंबर्स को आपने 81x 81y ले, अब तुम्हें क्या दिया कि दोनों का सम 1215 है, 81 कॉमन आएगा तो x प्लस वाई 15 आ गया, x प्लस वाई 15। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि x और y कोप्राइम है, x और y कोप्राइम मतलब दोनों का HCF 1 है, दो नंबर्स कोप्राइम में मतलब उनका HCF 1 है, HCF 1 है, बहुत बढ़िया। तो भाई दो नंबर्स इनको प्लस करके 15 आ जाए, दो नंबर्स इनको प्लस करके 15 आ जाए, यही होंगे, यही होंगे, यही होंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इनमें से आपको वो लेना है जो कोप्राइम है। अगर तुम देखो इनका HCF1, इनका HCF1, इनका HCF1, इनका HCF1, तो बस 1 2 3 4, 4 आपका आंसर हो गया, 4 आपका आंसर हो गया, 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, जस्ट इन केस अगर तूने हो सकता है इस लाइफ में एक आध दो क्वेश्चन तेरे को लग रहा है भाई ये तो देखा ही नहीं, कभी करा ही नहीं, टेलीग्राम पे नोट छोड़ूंगा, देख लेना उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। भाई साहब ये बताने की जरूरत है क्या, जल्दी बताओ, ये बताने की जरूरत है क्या, जल्दी बताओ, है ना। हल्का सा ब्लर है वो थोड़ा सा मैनेज कर लियो बच्चा, है ना, हल्का सा ब्लर है थोड़ा सा मैनेज कर लियो, है ना, हल्का सा ब्लर है, लास्ट वाला हल्का सा ब्लर था, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ जी, ये बताने की जरूरत है, चलो एक बार और बताते हैं। देखो भैया √2 √3 √5 ये तो हर साल पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, इस साल नहीं पूछा तो बड़ी बात हो जाएगी, नहीं पूछा। हाँ जी, करना क्या है, देख √2 पूछे, √3 √5 √7 कुछ भी पूछे, क्या करना है, सबसे पहले उसको आप रैशनल मानो। रैशनल है तो P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब P और Q कोप्राइम है। इंपॉर्टेंट है क्या, P और Q कोप्राइम है, P और Q कोप्राइम है। सर सही दिख रहा है लाइफ पे, ठीक है। अच्छा बताने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर भी देख लो, फिर भी देख लो, ये P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q कोप्राइम, इसको छोड़ देना, ब्लर दिख रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। P और Q कोप्राइम में मतलब P और Q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा, P और Q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। अब देख, अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हो तो ऐसा आएगा, इसको ऊपर लेकर का ऐसा आया, इस चीज का मतलब है कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, और अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स P, इसको ब्रैकेट में डाल लो। अगर 2P को डिवाइड कर रहा है तो 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा होगा, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P, ये P की वैल्यू, इस P की वैल्यू को वापस इधर डाल दिया, तो P की जगह 2C, P की जगह 2C, जो यहां पे छोड़ा था वहां पर P की वैल्यू वापस डाली, सिंप्लीफाई करा, 2 नीचे गया, ऐसा आ गया। इसका मतलब क्या, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके Q स्क्वायर आ रहा है तो 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स Q। समझ में आया, इसका मतलब क्या कि 2, अगर आप ये सेकंड वाली इक्वेशन को देखो और फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो तो क्या मतलब है कि 2P को भी डिवाइड कर रहा है, 2Q को भी डिवाइड कर रहा है, 2P को भी डिवाइड कर रहा है, 2Q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 एक कॉमन फैक्टर है P और Q का, 2 एक कॉमन फैक्टर है P और Q का। पर यार मैंने तो ये माना था ना कि P और Q को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई और नंबर होगा ही नहीं। कोप्राइम का मतलब यही तो होता है कि P और Q को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा, P और Q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होगा। पर सॉल्व करके समझ में आया कि ससुरा 2 भी कॉमन फैक्टर है P और Q का, इसका मतलब जो तुमने माना था वो गलत है, दिस मेक्स आवर असम्पशन रॉन्ग, इसका मतलब √2 इरैशनल है, खत्म बात, डन डस्टेड। नेक्स्ट, ये वाला आएगा तो 2 मार्क में आएगा, 2 मार्क में अगर आएगा तो, है ना, मुश्किल है बट अगर आएगा तो 2 मार्क में आएगा। हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कुछ दिया है मतलब इरैशनल नंबर जो √3 है, ये √3 लिखा है, इधर दिख रहा होगा, इरैशनल नंबर जो, इसको अलग कर दो बस, तो पूरे नंबर को रैशनल माना, मतलब P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो, P और Q इंटीजर से। आप सुनना, इस √3 को अलग करना है तो सबसे पहले 5 ऊपर जाएगा, फिर 2 उधर जाएगा, एलसीएम लिया तो ऐसा आ गया। इस स्टेप का क्या मतलब है कि इस साइड रैशनल नंबर है और इस साइड इरैशनल नंबर है। अबे चपड़ गंजू, रैशनल इरैशनल बराबर कैसे आ गया, पक्के से मैंने कुछ गलत करा होगा, मेरा ये मानना ही गलत था कि ये रैशनल है, देयरफॉर 2 + √3/5 इरैशनल है। ऑलवेज रिमेंबर, इसको अलग कर देना, इसको अलग कर देना, जो भी इरैशनल है उसको अलग कर देना। ठीक है, डन है, अच्छा हाँ डन है, सही है। अच्छा अब देख, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर, अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो ऑलवेज रिमेंबर उस पॉलिनोमियल को लिख, सम ऑफ जीरोस लिख दे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस लिख दे, ऐसा आ गया,
ऐसा आ गया, खत्म। पॉलिनोमियल दिया, जीरोस दिए, सम ऑफ जीरोस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस लिख दे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बच्चा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली चीज तेरे एग्जाम में आ सकती है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली चीज तेरे एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, आंसर आ गया। अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालने को बोला तो इसको लिखा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। एलसीएम लिया तो ऐसा आ गया, बीटा प्लस अल्फा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, आंसर निकल जाएगा। पॉइंट ये है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, सम ऑफ जीरोस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस तुम लोग लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। वैल्यू चेंज कर देंगे बस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर निकालने को बोला और दो जीरोस दिए, ऑलवेज रिमेंबर उन दोनों जीरोस का सम निकालो, उन दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन निकालो, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने दोनों जीरोस का सम और मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया, यह आपका फॉर्मूला होता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला होता है? यहां पर नोट कर लो, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए जीरोस का सम और जीरोस का मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो जीरोस को प्लस कर लिया, जीरोस को मल्टीप्लाई कर लिया। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आपको एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके जीरोस दिए हैं, तो वहां पर सम ऑफ जीरोस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, इसकी मदद से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी मदद से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जीरोस का सम मिल गया, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन मिल गया, यहां पर रख लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 देखो वही आ रहा है, और के की जगह 1 लिख दिया, ठीक है, डन। अरे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो, ठीक है दोस्तों। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला सवाल आ सकता है, ये वाला सवाल। क्या 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 इक्वेशन ऐसी देंगे जो कि क्वाड्रेटिक दिखाई नहीं दे रही होगी, पर तुम्हें सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। कर लोगे तो लिखो यस, कर लोगे तो लिखो यस। दिखा रहा हूं, ये तो कर ही लेगा। एक एक स्टेप बताऊंगा यहां पे कैसे करना है, चपड़ा गंजू। लास्ट ईयर भी पूछा गया था ये, क्या? इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और बस उसके बाद तो सॉल्व कर ही सकता है, उसके बाद तो सॉल्व कर ही सकता है। दो मेथड है, आ सकता है ये, आ सकता है ये, देख ले, ठीक है। हाँ जी, चलो चलो। हाँ भाई साहब, प्यारा सवाल, पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल भी मुझे लग रहे हैं चांसेस है। क्या? तुम्हें क्या दे देंगे? तुम्हें नेचर ऑफ रूट बता देंगे, तुम्हें नेचर ऑफ रूट बता देंगे। तुमसे क्या बोला कि रियल रूट्स है, तो अगर रियल रूट्स हैं, समझना, अगर रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, ये रियल रूट है, इसका मतलब डी जीरो के बराबर भी हो सकता है, डी जीरो से बड़ा भी हो सकता है, डी जीरो के बराबर भी हो सकता है, डी जीरो के बड़ा भी हो सकता है। बस चीजें रखी, सिंप्लीफाई करा। अब यहां पर इस चीज का मतलब समझ, ये क्या है? ये क्या है कि P की वैल्यू -1/2 से बड़ी होगी या -1/2 के बराबर होगी। आपसे क्या बोला? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ P बताओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ P बताओ। तो अगर P की वैल्यू -1/2 से बड़ी है और -1/2 के बराबर है, सबसे छोटी वैल्यू -1/2 हो गई, खत्म बात। इंपॉर्टेंट देख, इस चीज के लिए लाया हूं ये चीज। अगर रियल रूट्स दिए, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा या 0 के बराबर। क्लियर है तो लिख CH, क्लियर है, क्लियर है तो लिख CH, क्लियर है। बाकी सब तो कर ही लेगा, बाकी सब तो कर ही लेगा, बाकी सब तो कर ही लेगा, है ना। अबे एंड मोमेंट ये तो नहीं करना है ना कि भैया कैलकुलेट करके दिखा दीजिए, सिंप्लीफाई करके दिखा दीजिए, इतना थोड़ी टाइम होता है चपड़े गंजू, है ना। क्लास मैक्सिमम 5:30 तक चलेगी, मैक्सिमम 5:30 तक, ठीक है। हाँ जी भाई साहब, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से फील हो रही है कि भाई इतने सारे बच्चे देख कर जा रहे हैं, सबका एग्जाम सही चले जाए यार, मेरा दिन अच्छा हो जाएगा बहुत, ठीक है। अब मेन मीडियन मोड भी करवा दूंगा, क्लियर है, डन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये चीज अगर रियल देख, अगर रियल इक्वल देता तो डी इक्वल टू 0, अगर रियल अनइक्वल देता तो डी ग्रेटर देन 0, पर तुमसे सिर्फ रियल रूट्स बोला है, मतलब डी 0 से बड़ा, 0 के बराबर हो सकता है। फॉर्मूला लगाया, आया आंसर। नेक्स्ट 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 दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये वाला सवाल पिछले 2-3 साल में मैंने नहीं देखा है कहीं पे। ये आ सकता है क्या? ऐसा दे देंगे, सॉल्व सब लोग देखेंगे, सॉल्व सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे,
सॉल्व बोल देंगे, सॉल्व बोलेंगे मतलब ये एक्स निकालना है, एक्स निकालना है। अब तुम क्या करोगे समझो, तुम क्या करोगे समझो, तुम नंबर ऑफ टर्म्स को n मान लोगे, आपको नहीं पता कितनी टर्म्स है, आप उसको n मान लोगे। n मानने की वजह से ये आपका nth टर्म हो गई और ये आपका सम ऑफ n टर्म्स हो गया, खत्म बात। ये nth टर्म हो गई, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स हो गया, खत्म बात। तो ये nth टर्म हो गई, ये सम ऑफ n टर्म्स हो गया। फॉर्मूला, फॉर्मूला, इक्वेशन बनी सिंप्लीफाई, इक्वेशन बनी सिंप्लीफाई। देखो एक बार इसको, देखो एक बार इसको, देखो देखो देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, ठीक है। अबे रटना नहीं है एंड मोमेंट की भैया ये n-1 इंटू डी इधर आएगा 3, ऐसे नहीं करना। तू बस मतलब समझ कि ये क्वेश्चन आ सकता है। x क्या है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तुम 10 मानते तो ये 10th टर्म होती और ये सम ऑफ 10 टर्म्स होती। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर तुम 50 मानते तो ये a50 होता, ये s50 होता। तुमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माना है तो ये an है, ये sn है। an का फॉर्मूला, sn का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला, sn का फॉर्मूला, सिंप्लीफाई करा आंसर आएगा, सिंप्लीफाई करा आंसर आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करा आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा बट ठीक है, दैट इज ओके मेरे ख्याल से, है ना। ऊपर ऊपर देख, मैं यहां से ओबीएस में चेक कर रहा हूं वैसे मैं। चलो हल्का सा ब्लर है क्या, हल्का सा ब्लर है शायद, है ना, हल्का सा ब्लर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं भैया, हल्का सा मेरे ख्याल से ब्लर हो, कोई बात नहीं, ऐसा बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तुम लोग सॉल्यूशन पर फोकस मत करो, सॉल्यूशन पर फोकस मत करो, सॉल्यूशन पर फोकस मत करो, क्वेश्चन पर फोकस कर, क्वेश्चन पर फोकस कर, ठीक है। और बस इस चीज पर फोकस कर, बस इस चीज पर फोकस कर, डन है। चलो भैया आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे सकता है एपी में। क्या इसमें बस सिंप्लीफाई करना है, क्या कि तुमसे बोल देंगे कि pth टर्म क्यू है, qth टर्म p है। तो pth टर्म q है, एक इक्वेशन, qth टर्म p है, एक और इक्वेशन। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा एलिमिनेशन से, दोनों को सॉल्व करना होगा एलिमिनेशन से। तो a से a कट जाएगा अगर माइनस करोगे, ये माइनस ये ऐसा लिखोगे, ऐसा आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे d की वैल्यू आ गई, और अगर d आ गया किसी भी एक में d की वैल्यू रख दो, a आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। डन है, ऐसा आ सकता है। और बस अगर a और d आ गया तो AP की nth टर्म भी निकल जाएगी। अगर a और d आ गया तो AP की कोई भी टर्म निकल जाएगी। nth टर्म का फॉर्मूला ये है, a की जगह a की वैल्यू, d की जगह d की वैल्यू, आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप का एक आ सकता है कि mth टर्म इतनी है, pth टर्म इतनी है, qth टर्म इतनी है, आराम से देख लो, ठीक है। डन है भैया, आगे देखेंगे। चलो मिडिल टर्म के ऊपर सवाल आ सकता है, मैं फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता करो। नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कैसे पता करते हैं, आना चाहिए लास्ट टर्म को nth टर्म मान के, लास्ट टर्म को nth टर्म मान के। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हल्का सा ब्लर है पर तू समझ जाना। लास्ट टर्म को nth टर्म मान, तो तेरे को n की वैल्यू मिल जाएगी, n मिल गया 41, इधर देखो n मिल गया 41। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी मिडिल टर्म होंगी, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी मिडिल टर्म होंगी, एक मिडिल टर्म। और वो कैसे निकलेगी, ये आपका फॉर्मूला है n+1/2, मतलब 21st टर्म आपकी मिडिल टर्म है और 21st टर्म आपने निकाल दी 120, जो भी आ रहा है आंसर। समझ गए। नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लास्ट टर्म को nth टर्म मानिए, n निकल गया। n अगर ऑड है तो एक मिडिल टर्म, n अगर इवन है तो दो मिडिल टर्म, खत्म बात, ठीक है। और कितनी स्पीड इंक्रीज कर लूं, ठीक है। आगे देखिए, आगे दोस्तों ये डबल, एक्सप्लेन द डबल आंसर वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डबल आंसर, ठीक है। जितने क्वेश्चन कर रहा हूं एब्सोल्युटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डबल आंसर मतलब हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स को लूं, कितने टर्म्स को लूं कि -55 आ जाए, कितने टर्म्स को लूं -55 आ जाए। तो मैंने माना सम ऑफ n टर्म्स -55 आ जाए। सिंप्लीफाई करना जानते हो, ऐसा आएगा। एक्सप्लेन द डबल आंसर का मतलब यह है कि जो लास्ट में दो आंसर आ रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है, दोनों आंसर कैसे पॉसिबल है भाई, कि 5 टर्म्स को प्लस करके भी ये आएगा, 11 टर्म्स को प्लस करके भी ये आएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, ऐसा इसलिए पॉसिबल है बिकॉज 5 टर्म्स को प्लस करके -55 आ रहा है, पर उसके बाद वाली टर्म्स को प्लस करके डैश फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज बाद वाली टर्म्स को प्लस करके 0 आ रहा होगा। सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 6 to
6 to 11, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 6 to 11 आपकी जीरो है, जीरो है, समझ गए? देखो ना, पहली 5 टर्म्स को प्लस करके अगर ये आ गया तो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं उन सारी टर्म्स को प्लस करके जीरो आ रहा होगा, इसीलिए दोनों आंसर पॉसिबल है, इसीलिए दोनों आंसर पॉसिबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज, ट्राइंगल की एक ये वाली चीज याद रख, इस पर 1 मार्क में भी पोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले साल 2-3 मार्क में मेरे ख्याल से आया गया था। याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये क्या, ये सिमिलर ट्राइंगल्स में वैलिड है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो तो इक्वल होता ही है। उनके जो साइड्स का रेशियो होता है वो मीडियन के रेशियो के बराबर होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के रेशियो के बराबर होता है। पर ट्राइंगल सिमिलर होना जरूरी है, ट्राइंगल सिमिलर होना जरूरी है। अब समझना, ये एडी बाय पीएम क्या है, एडी और पीएम मीडियंस हो सकते हैं, ये मीडियंस हो सकते हैं, ये ऑल्टीट्यूड्स भी हो सकते हैं, और ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले भी हो सकते हैं। पर फिर से बता रहा हूं, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो जो साइड्स का रेशियो होगा वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के रेशियो के बराबर होगा, साथ ही साथ एडी अपॉन पीएम के बराबर होगा। एडी अपॉन पीएम क्या है, एडी और पीएम मीडियन भी हो सकता है, एडी और पीएम ऑल्टीट्यूड भी हो सकता है, एडी और पीएम एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाँ जी दोस्तों, इक्विडिस्टेंट वाला देखो भैया, इक्विडिस्टेंट वाला, ये इक्विडिस्टेंट इधर देखें। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर पॉइंट P पॉइंट A और B से, पॉइंट P पॉइंट A और B से इक्वल दूरी पर है, मतलब यार PAP भी बराबर है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करी ताकि अंडर रूट ना लगाना पड़े, याद कर याद कर याद कर, बहुत बढ़िया, बस लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, आ गया आंसर। अगर इक्वी डिस्टेंट बोल रहे हैं, नोट कर ले, अगर इक्वी डिस्टेंट बोल रहे हैं मतलब इस पॉइंट का 2 पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, इस पॉइंट का 2 पॉइंट से डिस्टेंस बराबर, लगाया ऐसा आया भैया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से 2 बड़ा है, और यही प्रूफ करने को बोला था। एनीवे उस पर मत जाओ, इक्वी डिस्टेंट वाली चीज बताना चाह रहा था। नेक्स्ट 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 ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला सवाल देख लो जरा, ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला सवाल फटाफट। क्या करना है, ऊपर से साइन कॉमन, नीचे से कॉस कॉमन, अंदर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज करा, ये पूरा कट गया tan थीटा। फिर से एक बार, ऊपर से साइन कॉमन, नीचे से कॉस कॉमन, साइन बाय कॉस ऑटोमेटिकली tan आ गया, अंदर वाली चीज कट जाएंगी कैसे, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज करा, या फिर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में भी चेंज कर सकते थे, तो ये अंदर वाला पूरा कट जाएगा, बाहर tan थीटा, आपका आंसर। नेक्स्ट 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 दोस्तों, ये वाला सवाल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। मैं पीडीएफ छोड़ जाऊंगा, बस तू देखते रहते, कुछ चीजें रिकॉल होनी चाहिए, याद आनी चाहिए कैसे करना है। साइन कॉस में चेंज कर, बेसिक, कुछ नहीं समझ में आए ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस में चेंज कर, साइन कॉस में खेल कर देख, आंसर आ सकता है। ठीक है, तो tan को लिखा देख साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, इसको पूरा बता रहा हूं, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, tan को लिखा साइन अपॉन कॉस। नीचे एलसीएम लेगा तो साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, नीचे एलसीएम तो कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, नीचे वाले साइन को ऊपर भेज, नीचे वाले कॉस को ऊपर भेज, ऐसा आ गया। ये जो नीचे है लगभग सेम है, पूरा सेम बनाने के लिए क्या करा, इसका साइन अपोजिट कर दिया, इसका साइन अपोजिट कर दिया, याद आ रहा है। तो जो यहां पे लिखा वो यहां पर आ गया, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर में एलसीएम लिया तो ऐसा आ गया, सिंप्लीफाई करा ऐसा आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस कट गया, ये बचा। अब क्या करना है, इसके नीचे ये अलग, इसके नीचे ये अलग, इसके नीचे ये अलग, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दे, आंसर आ गया। साइन से साइन गया, साइन बाय कॉस टैन, कॉस से कॉस गया, कॉस बाय साइन कॉट, आंसर आ गया। और बस इसको फिर से ये आ गया, इसको साइन कॉस में चेंज करके सेक कॉस सेक आ जाएगा, इजी। हाँ जी हाँ जी, पानी पी लेता हूं, कैसा लग रहा है अभी तक, जल्दी बताओ भाई। लग रहा है कि कुछ हो रहा है, लग रहा है कि कुछ हो रहा है। एवरीबॉडी, आई वांट एवरीबॉडी, चैट इतनी तेज चला दो आग लग जाए भैया यूट्यूब में। हाँ जी, आग लग, जल्दी से बच्चा, जल्दी से।
है ना, है ना? हाँ, अबे एमसीक्यू क्या बोल रहे हो? एमसीक्यू, अरे बच्चा, जो करा रहा हूं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में पूछ लिए जाएंगे। अब ये कैसे बोलूं कि एमसीक्यू ऐसा, है ना? मेरे पास 1 घंटे 20 मिनट के आसपास ही टाइम है, उसमें मैं देखो सब कुछ बता रहा हूं। ठीक है, दैट्स द मैक्स आई कैन डू बच्चा। बेस्ट बेस्ट, सही लग रहा है? अच्छा, सही में मजा आ रहा है क्या? मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। पता जब मैं ये पीपीटी बना रहा था ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारा पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। दोस्तों नेक्स्ट, ये देखिए, देख इस क्वेश्चन से मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 वाला क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है। करना क्या होता है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया? तो ऐसा आ गया। अब मजे की बात क्या है, समझ, अगर साइन प्लस कॉस दिया है, साइन प्लस कॉस से आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करके, साइन प्लस कॉस से आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करके साइन इंटू कॉस निकाल सकते हैं। कैसे? देख, दोनों साइड स्क्वायरिंग, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन कॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 उधर गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 उधर गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। तुम लोग पर्टिकुलर चीज पर फोकस मत करना कि वहां पर 2 लिखा है, एक्स लिखा है, उस पर फोकस मत करना, तू कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। ठीक है, हाँ जी, बस साइन कॉस की जगह मैं क्या बताना चाह रहा हूं, दो चीजें सिखाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को स्क्वायर में चेंज करना। दूसरी चीज, अगर साइन प्लस कॉस दिया है तो उससे आप साइन इंटू कॉस निकाल सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करके, खत्म बात। साइन इंटू कॉस यहां पर रख दोगे, आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। ठीक है, क्वेश्चन पर फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। दोस्तों नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। इसका कौन सा टाइप है वो बताता हूं। अब ये वाले क्वेश्चन में करना क्या होता है, याद है सबको? बोलो बोलो, याद है? याद है? देखो, याद है? याद है? अबे ओए, पेपर लीक मत बोलो ऐसे, लेकिन याद है? कॉन्सेप्ट याद है? इस वाले वन को, इस वाले वन को चेंज करना होता है उसमें जो यहां पे दिया है। तो वन को लिखा सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। तो जैसे तुम वन को लिखोगे, देखो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिर्फ न्यूमिनेटर सॉल्व कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को छेड़ना भी नहीं है। ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इन दोनों से सेक प्लस टैन बाहर निकाल लो, तो यहां पर बचा वन, यहां पर सेक माइनस टैन, माइनस अंदर होता क्या है, ये पूरा डिनोमिनेटर के बराबर कैंसिल हो जाता है। सेक प्लस टैन आ गया, सेक प्लस टैन को आप 1 अपॉन सेक माइनस टैन भी लिख सकते हो अगर बोला होता, लेकिन सेक प्लस टैन की जगह साइन कॉस में चेंज आंसर। अब इधर देखिए, इधर इसका कौन सा वाला टाइप आता है वो दिखा रहा हूं। अगर कॉस और साइन आ जाए तो इस वाले वन को चेंज करने में फायदा नहीं है। कॉस और साइन आ जाएगी, आ सकता है, लास्ट ईयर भी आया था, वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा ये। अगर ये वाले वन को आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो क्या करना है भैया, बताता हूं। अगर यहां पे कोसेक और कॉट चाहिए तो पूरे को साइन से डिवाइड कर दो। अगर यहां पे सेक और टैन चाहिए होता तो पूरे को कॉस से डिवाइड करते। मतलब क्या, अगर आप ऊपर वाले को, अगर तुम ऊपर वाले को ध्यान, ऊपर वाले को साइन से डिवाइड करोगे तो कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय साइन वन, वन बाय साइन कॉसेक, इसको साइन से डिवाइड, कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय साइन वन, वन बाय साइन कॉसेक। बस अब ये सेम बन गया। अब यहां पर क्या करना, इस वाले वन को, यहां पर क्या करना, इस वाले वन को काय में चेंज करोगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में। इस वाले वन को काय में, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में। तो नीचे एक दो स्टेप सिंप्लीफाई करेगा, इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? और याद रखना, मैंने जो बोल रहा हूं ध्यान सुनना, मैंने एक चीज बताई थी, कोसेक माइनस कॉट को आप 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट लिख सकते हो, कोसेक प्लस कॉट को आप 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, साइन प्लस कॉस दिया है, साइन प्लस कॉस दिया है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करके आप साइन इंटू कॉस निकाल सकते हैं। काफी बार ये सीबीएसई में पूछा गया, तू एमसीक्यू बोल रहा था, ये पूछा जा सकता है क्या, अगर साइन प्लस कॉस दिया है आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करके साइन इंटू कॉस निकाल सकते हैं। इसको साइन कॉस में चेंज करा, साइन इंटू कॉस आया, साइन इंटू कॉस यहां से आ गया, वैल्यू रख के आंसर। ठीक है, देख वही कॉन्सेप्ट है, साइन प्लस कॉस दिया है, साइन इंटू कॉस निकाल सकता है। जरूरत क्या है, जब इसको सिंप्लीफाई करेगा तो साइन इंटू कॉस आ रहा है, जो यहां से मिल जाएगा तेरे को। डन 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 डन, हाँ जी, सर्कल्स की बारी,
सर्कल्स की बारी। अबे अलार्म क्या बज रहा है मेरा, उठ गया हूं भाई मैं, सोया भी नहीं था भैया। हाँ चलो 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 अगला। दोस्तों ये वाला सवाल बहुत ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाता है ये, तुमसे ये पूछा जाता है ये, ध्यान देंगे सब लोग। ये करना क्या है, सिम सुन, एक बार में सुन, याद आ जाएगा। याद आए तो लिखना आया, आया क्या। ये बड़े वाले ट्रायंगल को, ये बड़े वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले के साथ सिमिलर कर दे, खत्म बात। ये बड़े वाले ट्रायंगल को, ये बड़े वाले ट्रायंगल को छोटे वाले के साथ सिमिलर कर दे, खत्म बात। दोनों ट्रायंगल अलग बनाए, दोनों सिमिलर कैसे, इस ट्रायंगल में ये 90, इस ट्रायंगल में ये 90, याद आ रहा है, ये और ये कॉमन, तो डबल ए से ट्रायंगल सिमिलर। पैटर्न लिखा, सीपीएसटी लगाया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट ये है कि ये और ये बराबर 4 और 4 के, और ये सारा का सारा 90 होता है। ठीक है, बहुत प्यारी चीज थी बेटा। इधर देख इधर देख इधर देख, ये वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इधर देख इधर देख, क्वेश्चन में क्या देख, ये वो क्वेश्चन है सर्कल के जिसमें वैल्यू भी चेंज नहीं होती है। तो देखना क्या बोलते, समझना, ये जो बाहर वाला एंगल है इसका डबल है, ये जो बाहर वाला एंगल है इसका डबल है, ये जो बाहर वाला एंगल है इसका डबल है। कैसे करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे, काम खत्म। इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, काम खत्म। अब क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ये और ये बराबर होता है, तो इसके सामने अगर आर है तो इसके सामने भी आर है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ऐसा आ गया। फिर देखो, इन दोनों को प्लस करके 90 आ रहा है। सुनना, आर प्लस एक्स, ब्लर दिख रहा है मैं जानता हूं, छोड़ दे ब्लर को, छोड़ दे ब्लर को, छोड़ दे ब्लर को। फिर से इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो y प्लस आर 180 के बराबर, तो y प्लस 2r 180 के बराबर। अब क्या करा मैंने, r प्लस एक्स 90 है, r प्लस एक्स 90 है, r प्लस एक्स 90 है, तो r की वैल्यू 90 माइनस एक्स, r की जगह लिखा 90 माइनस एक्स, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया आया आया, डन है डन है। इधर देख दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके दे सकते हैं, कुछ नहीं, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं करेंगे, ये डिट्टो छाप देंगे वैल्यू चेंज करके। क्या है क्वेश्चन, बड़ा जो ट्रायंगल है, सब लोग सुनेंगे और समझ आया तो देखना, एसडी समझ गए क्या, बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल को तीन छोटे वाले ट्रायंगल में, तीन छोटे वाले ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया तीन छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया तीन छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। खत्म बात, यही कॉन्सेप्ट है, खत्म बात, यही कॉन्सेप्ट है। तीन छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। मजे की बात यह है कि सबकी हाइट आर के बराबर होती है। खत्म, खत्म, डन, खत्म, डन, खत्म। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। भाई साहब, इसमें तो इतने बार पूछा गया, ये इतने बार तुम सोच नहीं सकते, इस साल भी आ गया तो मजे। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं, देख ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 180 के बराबर, को इंटीरियर, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। सुनना, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाला और ये वाला दोनों एक्स है, ये वाला दोनों वाई है। अब वाई क्यों है, थ्योरम याद कर, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स बीच वाले लाइन सेगमेंट के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट बीच वाले के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। ये लिखना पड़ेगा, tangents are equally inclined to the line segment joining the center to that point। मतलब ये दोनों x, ये दोनों y, तो 2y प्लस एक्स 180 के, 2y प्लस 2y, तो 2x प्लस 2y 180 के बराबर, को इंटीरियर x प्लस y 90, और अगर x प्लस y 90 है तो ये भी 90 आ जाएगा। खत्म बात, इजी इजी इजी। आगे देख दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इधर देखना, करना क्या, इधर देखना, आपको ये पैरेलेलोग्राम दिया है, ये पैरेलेलोग्राम दिया है, आपको बोला है इसको रोम्बस प्रूफ करो। याद करो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, अगर किसी पैरेलेलोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो सारी साइड्स बराबर दिखानी है, सारी साइड्स बराबर दिखानी है। सबसे पहली चीज क्या होती है, डीएस बराबर डीआर, सीआर बराबर सीक्यू, बीक्यू बराबर बीपी, एएस बराबर एपी। लिखा, चारों इक्वेशन को प्लस करोगे तो एबी प्लस सीडी एडी प्लस बीसी के बराबर, मतलब अपोजिट साइड का सम बराबर, अपोजिट साइड का सम बराबर, अपोजिट साइड का सम बराबर। अब मजे की बात यह है, क्योंकि अपोजिट साइड्स बराबर है, ये पैरेललोग्राम है, तो आप अपोजिट साइड्स बराबर लिखी। अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या,
ए बी की जगह सी डी, एबीसीडी बराबर है, एबीसीडी बराबर है तो सी डी प्लस सी डी, एडीबीसी बराबर, अरे ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है तो बीसी प्लस बीसी, तो सी डी बराबर बीसी। अब मजे की बात यह है कि अगर सी डी बराबर बीसी है, मतलब अगर ये 5 तो ये 5, अपोजिट साइड भी बराबर तो ये 5 ये 5, मतलब जैसी तुमने बगल वाली साइड इक्वल कर ली, अपोजिट साइड इक्वल है, बगल वाली साइड इक्वल कर ली, अपोजिट साइड इक्वल है, तो सारी साइड्स बराबर है, रोम्बस हो गया, सारी साइड्स बराबर है, रोम्बस हो गया। सर यार लेजेंडरी यार, भाई साहब सही लग रहा है क्या तुम्हें? क्या बहुत कुछ कुछ ताबड़तोड़ कर दिया क्या मैंने? हाँ जी देखेंगे, हाँ जी देखेंगे, जल्दी 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 जल्दी। भाई साहब ये वाला सवाल वैल्यू चेंज करके पूछा जाता है, समझ सवाल क्या है। 2 पॉइंट से दोनों, सॉरी सॉरी फिर से 2 पॉइंट से, एक आदमी इधर एक आदमी इधर, दोनों के बीच में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है ठीक है। दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आएंगे किसी पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है, दोनों की स्पीड दी है, दोनों 2 घंटे के बाद मिल रहे हैं तो दोनों का टाइम 2 घंटा, डिस्टेंस कितना एसी और ये बीसी, एसी बीसी लगाया भाई साहब, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। इधर देख डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, अब क्या 16 का यूज नहीं करा तो एसी प्लस सीबी एबी के बराबर, इक्वेशन आ गई एक। दूसरा क्या केस है कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो कई पॉइंट डी पर मिलते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस देखो, दोनों मिल रहे हैं 8 घंटे के बाद, तो दोनों का टाइम 8 घंटा, दोनों की स्पीड पहले से दी है, इसका डिस्टेंस एडी इसका डिस्टेंस बीडी, लगाया डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, बस ए बी प्लस बी डी एडी के बराबर, इक्वेशन आगे, दोनों को सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर क्या कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग के बराबर होता है। याद आया भाई, तुमने 1 लाख रुपए कमाए, 40,000 खर्च कर दिए, तो इनकम 1 लाख की हुई, 40,000 एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग कितनी हुई 60,000 की। तो याद रखना इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग होता है। 2 लोगों की इनकम का रेशियो दिया है तो 3x 4x ले लिया, दोनों की खर्चे का रेशियो दिया है तो 5/7 लिया। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दोनों की सेविंग 15,000, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आंसर। नेक्स्ट 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 भाई साहब लेजेंडरी क्वेश्चन, लेजेंडरी क्वेश्चन, लेजेंडरी क्वेश्चन, जैसे तुम लोग लेजेंडरी हो भाई, ठीक है, लेजेंडरी क्वेश्चन, बस ऑलमोस्ट खत्म पे आ गए। लेजेंडरी सवाल क्या, ये वाला करना क्या होता है समझ, देख आपको सिंपल ये बोलते हैं कि एक नॉर्मल स्पीड है, एक बढ़ी हुई या घटी हुई स्पीड है, एक नॉर्मल स्पीड है, एक बढ़ी हुई या घटी हुई स्पीड है। तो पहले स्पीड x थी एयरक्राफ्ट की, अब स्पीड कम हो गई, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है। मुझे ये बताओ कॉमन सेंस से, अगर स्पीड कम है तो कहीं पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा, अगर स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अगर स्पीड कम है, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो अगर स्पीड कम है तो पहले जितना टाइम लग रहा था उसमें कुछ ज्यादा लगेगा, कुछ टी प्लस। अगर पहले 5 घंटा तो फिर 5 में 5 घंटा 30 मिनट लग रहा था एयरक्राफ्ट को, ऐसा बोल रहे हैं। पॉइंट ये है स्पीड डिस्टेंस टाइम, फॉर्मूला कौन सा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर वैल्यूज नहीं दिख रही है छोड़ दे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डन है। अब क्या करना है समझ, इस टी की वैल्यू को, ये टी की वैल्यू 2800/x इधर रख दे, बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर देना। एक प्रो टिप, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं हो रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना, टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट 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 दोस्तों, सरफेस एरिया तो बहुत आसान होता है, समझ कहां कहां टच कर सकते हो, सोच के देखो। अगर यहां टच कर पाओगे कर्व्ड सरफेस में, कर्व्ड सरफेस में और नीचे वाला सरफेस में,
तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? CSA ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। समझ आता जाए ये सारी चीज तो लिखना बेस्ट, ठीक है, लिखना बेस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा? फॉर्मूला लगाने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ही वैल्यूज डालना। यहां पर कहां कहां टच कर सकता है? कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और नीचे वाला फॉर्मूला लगाने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यूज रखना। अच्छा, वॉल्यूम सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहां पर क्या? यहां पर हेमिस्फीयर चला गया तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यहां पर क्या? यहां पर टच कर सकते हो, यहां पर, यहां पर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस सिलेंडर। सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यूज रखना। बहुत बढ़िया बच्चा, ये प्यारा सवाल है, याद कर। अगर ऊपर कुछ नहीं रखा होता, अगर ऊपर कुछ नहीं रखा होता तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लगता। हां जी, पर ऊपर, और ये प्यारा है, पर ऊपर कुछ आ गया, उसके आने की वजह से क्या हुआ? अब ये वाले सरफेस को अब टच नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऊपर कुछ रख दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया में से जो सरफेस टच नहीं कर पा रहे उसको माइनस करा, और जो एक्स्ट्रा टच कर पा रहे हो, एक्स्ट्रा टच कर पा रहे हो उसको प्लस कर दिया। ठीक है, कुछ रखने की वजह से क्या टच नहीं कर पा रहे हो उसको माइनस कर दो, और क्या एक्स्ट्रा टच कर पा रहे हो उसको प्लस कर दो। खत्म बात। जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि एक सिलेंडर से दो हेमिस्फीयर निकाल लिए, दो हेमिस्फीयर निकाल लिए, दो हेमिस्फीयर निकाल लिए। तो भाई सिंपल है, कहां कहां टच कर पाओगे? CSA, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला, सिंप्लीफाई, वैल्यूज। यूनिट का ध्यान, यूनिट का ध्यान, यूनिट का ध्यान। नेक्स्ट, यहां पर क्या? सिलेंडर से कोन निकाल लिया, तो कहां का टच कर पा रहे हो? CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ सिलेंडर, नीचे वाला एरिया। फॉर्मूला, सिंप्लीफाई, वैल्यूज, यूनिट का ध्यान, यूनिट का ध्यान। बहुत प्यारा सवाल, देख इधर, देख इधर, देख इधर, देख इधर। हुआ क्या? हुआ क्या? एक क्यूब है, क्यूब में गड्ढे कर दिए, हेमिस्फेरिकल गड्ढे, हेमिस्फेरिकल गड्ढे। तो अगर क्यूब में कुछ नहीं होता तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखता, पर क्योंकि हेमिस्फेरिकल गड्ढे हो गए हैं तो सोच के देख, गड्ढे होने की वजह से कुछ पार्ट तू टच नहीं कर पाएगा और कुछ पार्ट एक्स्ट्रा टच कर पाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर हेमिस्फेरिकल गड्ढे हो गए हैं तो ये वाला पार्ट यानी एरिया ऑफ सर्कल टच नहीं कर पाएगा, और एक्स्ट्रा क्या टच कर पाएगा? बोलना जरा, शॉर्ट फॉर्म में बोलना जरा, ऑलमोस्ट एंड करने वाले, जल्दी बोल, जल्दी बोल। अगर हेमिस्फेरिकल गड्ढे हो गए किसी क्यूब में तो भाई साहब ये वाला पार्ट टच नहीं कर पाओगे यानी एरिया ऑफ सर्कल, पर एक्स्ट्रा कुछ टच कर पाओगे अंदर हाथ डाल के। कहां? कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में 21 गड्ढे थे, 21 गड्ढे थे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से 21 बार पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया और 21 बार कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर दिया। ठीक है, डन है, डन है बबुआ। देख, वेरी गुड, वेरी गुड। देखते रहना, ग्राफ वाला क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ वाला क्वेश्चन आ सकता है। और ग्राफ वाले क्वेश्चन में ना एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देख, सबसे पहले दो सॉल्यूशन निकाल ले, दो सॉल्यूशन निकाल ले, प्लॉट कर दे। प्लॉट करने के बाद, प्लॉट करने के बाद इंटरसेक्टिंग लाइन से जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो सॉल्यूशन, 1,4 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के साथ ट्राइंगल बना रही है, हाइट इंटू बेस, हाफ बेस इंटू हाइट लगा के ट्राइंगल का एरिया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट भाई साहब, लेजेंडरी क्वेश्चन पिछले 2 साल से आ रहा है, पिछले 2 साल से आ रहा है, पिछले 2 साल से आ रहा है। क्या 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 क्या। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर वैल्यूज बड़ी बड़ी और जो x का कोएफिशिएंट है वो यहां पे y का कोएफिशिएंट है, जो y का कोएफिशिएंट है वहां पे x का कोएफिशिएंट है, तो दोनों इक्वेशन को प्लस करो, दोनों को माइनस करो, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती हैं, उनको सॉल्व कर दो। समझ में आया? अगर वैल्यूज बड़ी बड़ी, x का जो कोएफिशिएंट है वो y का कोएफिशिएंट, जो y का है वो यहां पे x का है, दोनों को प्लस करो, दोनों को माइनस करो, इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। डन है, डन है भैया। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन नोट कर, ऑलमोस्ट एंड पे पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन नोट कर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं करना होता। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोलोग्राम वाला क्वेश्चन है, लोलोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं,
मतलब ये डायगोनल में लगा दे मिड पॉइंट थ्योरम, ये डायगोनल में लगा दे मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहा हूं, दोनों डायगोनल में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोलोग्राम वाला क्वेश्चन बोला, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना, खत्म बात। डायगोनल्स में नेक्स्ट दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि कोई लाइन आपके भाई आ सकता है, ये आ सकता है, कोई लाइन आपके लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? आप रेशियो हमेशा k:1 मानते हैं। याद रखना उस लाइन की इक्वेशन दी है, तुमको क्या करना है, इसका सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स निकाल ले, हां उसको इधर रख दे, खत्म बात। समझ आया तो लिखा है भाई, सिंपल तो है। कोई लाइन अगर आपके लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में कर रही है? k:1 माना, हां जी, सेक्शन फॉर्मूले से x और y निकाल दो, क्योंकि वो पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहा है, तो उस पॉइंट को x और y की जगह रख दो, फिर ऐसे तुम्हारा x और y आ गया सेक्शन फॉर्मूले से, x और y को डाल दो, k आ जाएगा। ये आ सकता है भाई साहब। बर्थडे वाला क्वेश्चन, देख जरा बर्थडे वाले, मान अपन दोनों दिसंबर के महीने में जन्म ले रहे हैं, तो क्या क्या अपने बर्थडे पॉसिबल है? हो सकता है मैं पहले दिसंबर को, तू भी पहले दिसंबर को पैदा हुआ, मैं पहले को, तू दूसरे को, मैं पहले को, तू तीसरे को, मैं पहले को, तू चौथे को, मैं पहला, तू पांचवा, ऐसे करते करते मैं पहला, तू 31 आउटकम्स पॉसिबल है। उसके बाद मैंने अपने आप को दूसरे दिसंबर पे फिक्स करा, तो मैं दूसरे दिसंबर में पैदा हो रहा हूं, तू पहले दिसंबर को, मैं दूसरा दिसंबर, तू दूसरे को, मैं दूसरा, तू तीसरा, मैंने अपने आप को दूसरे पे फिक्स करा, 13 दिसंबर के सारे महीने 31 आउटकम। ऐसे करते करते अगर मैं अपने आप को 31 पे फिक्स करूंगा, 31 आउटकम और आ जाएंगे, 31 कितनी बार आ रहा है? 31 टाइम्स, तो टोटल आउटकम्स आ जाएंगे 31 इंटू 31। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर मैं पूरे साल की बात करता कितने आउटकम्स आते हैं? मानो अपन दोनों का बर्थडे पूरे साल में कभी भी आ सकता है, ठीक है, कितने पॉसिबल आउटकम्स है, क्या क्या चीजें पॉसिबल है? भैया अपन दोनों का बर्थडे 1 जनवरी को आ सकता है, मेरा 1 जनवरी, तेरा 2, मेरा 1, मैंने अपने आपको 1 पे फिक्स करा, तेरे साल के 365 दिन, अगर नॉन लीप ईयर है तो मैंने अपने आपको 1 पे फिक्स करा, 2 पे फिक्स करा, तेरे साल के 365 दिन, 2 बार 365 आ गया, मैंने अपने आपको 3rd पे फिक्स करा, तेरे साल के 365 दिन, 365 इंटू 365 आउटकम्स आएंगे। वेरी गुड यार बच्चा, क्या बात है, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, लीप ईयर वाला सवाल, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, उसको 7 से डिवाइड करोगे 52 वीक्स आएंगे, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा, 52 वीक्स में 52 संडेज तो होंगे ही होंगे। ये 2 दिन संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो ये 2 दिन क्या क्या आ सकता है? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। तो संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि अगर यहां पे संडे आ गया तो 52 प्लस 1 53 संडेज हो जाएंगे। समझ में आया? यह आ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 2/7 बिकॉज 2 जगह पे संडे दिख रहा है। इजी। दोस्तों स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मुलेस एक पेज में लिखे, ठीक है, देख ले। मीन का नॉर्मल फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, xi पता होना चाहिए, fi पता होना चाहिए, fi इंटू xi निकाल लो, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या? xi पता होना चाहिए, fi पता होना चाहिए, di निकालो। di क्या होता है? xi माइनस a, जहां पर a आप अज्यूम करते हो कोई मीन, fi इंटू di निकालो, यहां पर fi इंटू xi, यहां पर fi इंटू di, ये फॉर्मूला। अगर रॉ डेटा है, अनग्रुप डेटा है, असेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता करो। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन ये आएगा। अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो 2 मिड वैल्यूज आएंगे, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दो। अगर ग्रुप्ड डेटा है तो मीडियन का फॉर्मूला ये है, मीडियन का फॉर्मूला अभी सिखा भी दूंगा एक बार। ठीक है, मोड का फॉर्मूला ग्रुप्ड डेटा के लिए ये होता है, बताऊंगा ये क्या है। क्लास मार्क यानी कि मिड वैल्यूज होती हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये आपका कुछ नहीं xi होता है। और क्लास साइज मतलब स्मॉल h, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे कि भाई साहब ये वाला लेजेंडरी क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, डन कर रहे हैं भाई साहब, खतरनाक भाई। ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है भाई?
एनीवे ऑलमोस्ट एंड करने वाले दोस्तों, ये लेजेंडरी क्वेश्चन नोट कर ले। क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं देते। अगर ब्लर दिख रहा है कोई बात नहीं, इमेजिन कर लेना। दो फ्रीक्वेंसी नहीं देते एक्स और वाई, तुमसे एक्स और वाई निकालने को बोलते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में दिखाई दे सकता है, ठीक है। देते क्या है, मीडियन दे देते, एक्स और वाई की वैल्यू पूछते हैं। मीडियन की मदद से, भाई 525 मीडियन है, 500-600 के बीच में आ रहा है, तो यही आपकी मीडियन क्लास। मैं जानता हूं ये ब्लर दिख रहा है, प्लस समझ जाना, ये आपकी मीडियन क्लास, समझ गए। तो मीडियन के फॉर्मूले से एक इक्वेशन आती है, और दूसरी इक्वेशन कैसे आती है, सबको प्लस करके दिया होता है। तो सबको प्लस करके दिया होता है। आई होप ये वाला हो जाएगा, डन है तो लिखो डन है। इंपॉर्टेंट क्या है, मीडियन के फॉर्मूले में ये जो CF होता है ना, ये मीडियन क्लास के ऊपर वाला होता है, ये मीडियन क्लास के ऊपर वाला होता है। ये F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, H क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो CF है ये ऊपर वाली क्लास का लिया जाता है, ठीक है। मीडियन की मदद से मीडियन क्लास पता चलती है। एक इक्वेशन सबको प्लस करके दिया होता है, बहुत बढ़िया, डन, लेजेंडरी। दोस्तों एम्पेरिकल फॉर्मूला याद है सबको, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला याद है सबको, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद है। ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन तेरे को 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्या कि भाई मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया है, तुम कुछ मत सोचो, तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला लिखा, तुम्हें पूछा है मीडियन और मीन का रेशियो क्या होगा। अच्छा, मीडियन और मीन पूछा है तो ये हटाना पड़ेगा, मीडियन मीन पूछा है ये हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, जो दिया है उससे मोड की वैल्यू निकल रही है 24 प्लस मीडियन, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। एनीवे ये फॉर्मूला समझाने के लिए क्वेश्चन लेकर आया। नेक्स्ट भैया, अज्यूम्ड मीन मेथड कैसे लगाते हैं, एक बार सीख लो जिसको नहीं आता। सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखा, xi यानी कि मिड वैल्यूज कैसे निकालेंगे, 5 प्लस 0 5 अपॉन टू 2.5, 10 प्लस 5 15 अपॉन टू 7.5, 15 प्लस 10 25 अपॉन टू 12.5। मिड वैल्यूज निकाल ली जो कि आपकी xi की वैल्यूज है, किसी भी एक को अज्यूम कर लिया वो मीन होगा। अब क्या निकालना है, fi तो दिया हुआ है, di कैसे निकालेंगे, xi माइनस ए, xi माइनस ए, xi माइनस ए, xi माइनस ए, बहुत बड़े कैसे, 2.5 माइनस 12.5 माइनस 10, 7.5 माइनस 12.5, समझ गया, di आ गया। बस fi इंटू डी आई, fi इंटू डी आई, fi इंटू डी आई कर ले, सम ऑफ fi di कर लेना, सम ऑफ fi कर लेना, सम ऑफ fi di, सम ऑफ fi। फॉर्मूला तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोस्तों मीडियन का फॉर्मूला क्या करना होता है, कुछ नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना होता है 4, आराम से देख, 4 लिखा, अगला प्लस करा, 15 में 12 प्लस करा, 27 में ये प्लस करा, ये प्लस करा, ये। इंपॉर्टेंट क्या है, मीडियन क्लास कैसे आती है, ये जो टोटल आता है तुम्हारा, सबको प्लस करके जो 50 आता है उसको अपॉन 2 करो, उसको अपॉन 2 करो, जो भी आया, जो भी टोटल है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड करो, 25 आया। 25 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, ये, तो यही आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। इसके ऊपर वाली को CF लोगे, इसको F, ये लोअर लिमिट, फॉर्मूला तुमको पता ही है। नेक्स्ट, मोड कैसे निकालते हैं, मोड का फॉर्मूला देख देख, सिंपल है, जिस क्लास की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वो आपकी मोडल क्लास, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, इसके बाद वाली को F2, इसके पहले वाली को F0। फॉर्मूला तुम्हारे सामने, ठीक है, डन है, डन है, खत्म, खत्म, खत्म भैया, ठीक है, दैट्स इट। भाई साहब मेरे को लग रहा है मैं एमिनम बन चुका था 1 घंटे 20 मिनट के लिए, 1 घंटे 20 मिनट बोला था बच्चा, मैंने 1 घंटे 20 मिनट में खत्म कर दिया। मेरे को प्लीज ऑनेस्टली बता, मैं बहुत स्पीड में चला, ऑब्वियसली हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, बट 1 घंटा ही था हमारे पास सब कुछ कवर करने के लिए। आई ट्राइड माई बेस्ट कि सारे फॉर्मूलेस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरम्स का प्रूफ, सब कुछ तेरे को एक बार लास्ट बार दिखा के चले जाऊं। अगर मैंने पता है ये सेशन कैसे बनाया था, अगर मैं तेरी जगह होता मैं क्या करता, अगर मेरा एग्जाम होता तो मैं फॉर्मूलेस देखता फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन लगाने तो नहीं बैठता, कोई भी नहीं बैठता है, फटाफट सारे फॉर्मूलेस देखता,
फटाफट थ्योरम का प्रूफ दिखता, याद रखता कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ था, ये वाला क्वेश्चन ऐसे हुआ, ये वाला क्वेश्चन ऐसे। मैंने वही करने की कोशिश करी है बच्चा। ठीक है, ठीक है, डन है भाई। वर्थ इट, सही में वर्थ इट था, देख मजाक नहीं यार, सही में वर्थ इट था कि नहीं यार, सही में वर्थ इट, वर्थ इट। अच्छा ये बाय द वे मैं टेलीग्राम में प्रवीण सर, प्रवीण सर, प्रवीण सर, मैं सर को बुला लेता हूं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यार कुछ नहीं, ट्राइंगल देख के ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ जी, है ना। एक छोटा सा एक और चीज मुझे याद आ रहा है यार, वो भी देख ले, क्योंकि मेरे को एंड मोमेंट याद आ रहा है, वो भी देख ले यार बच्चा, है ना। एक और चीज देख ले, मान ऐसा है, ठीक है, बस डन है, डन है, मान ऐसा है, मान ऐसा है, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना, सुनना ध्यान से, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है। मान एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक और चीज याद आ रही है, इसको भी देखते जा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं तेरे को, कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं तेरे को, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 90, तेरे को एक छोटा ये दिखाई दे रहा होगा, तेरे को ये छोटा है, और बड़े वाले को थर्ड बोल दे। ए बी सी को थर्ड वाला बोल दिया, ए बी डी को फर्स्ट वाला बोल दिया, और डी बी सी को सेकंड। याद रखना, याद रखना, बहुत इजी होता है फर्स्ट को सिमिलर करना थर्ड से, बहुत इजी, डबल ए से हो जाता है, तू करके देख सकता है। एक कॉमन एंगल होगा और दोनों 90, एक एक 90 होगा। जो सेकंड वाला होता है वो भी बड़े वाले के साथ सिमिलर करना बहुत इजी होता है। अब क्योंकि छोटा वाला बड़े वाले के साथ सिमिलर, छोटा वाला बड़े वाले के साथ सिमिलर, तो दोनों की मदद से आप फर्स्ट और सेकंड सिमिलर बोल सकते हैं। समझ में आया? इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, देख लेना एक बार। ठीक है, ठीक है, मजा आ गया सर? ठीक है, ओके भैया, है ना। ठीक है, अब बस 5 मिनट तुमसे बातें कर लूं फिर निकलता हूं। बच्चा बोर्ड एग्जाम का टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइव पढ़ाने आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तेरे को बहुत ज्यादा डरना है। डन डन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइव पढ़ाने आया, इसका मतलब ये नहीं बहुत कोई बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहा है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल सा एग्जाम है, मैं बस तेरी एंड मोमेंट तक हेल्प करना चाहता था, मैं तेरे साथ एंड मोमेंट तक रहना चाहता था, तेरे को ये बताना चाहता था कि भाई मेहनत करना कितना जरूरी होता है लाइफ में। और अगर तुम लोग सही में इस सेशन को देख रहे हो ना भाई, तुम सब लेजेंड्स हो यार, तुम सब लेजेंड्स हो, एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू यार। हमारी जर्नी यहीं पर खत्म होती है क्लास 10th की, है ना। ये हमारे गोड सीरीज के लेक्चर थे, है ना। बस 2-5 मिनट लूंगा फिर मैं निकलता हूं। ये हमारे गोड सीरीज के लेक्चर थे। हमने सबसे पहले 14 दिन, नहीं कितने दिन थे सर, मेरे ख्याल से हाँ 14 दिन, एक दिन में 2 चैप्टर भी कंप्लीट करे थे। तो हमने ये सारे के सारे वन शॉट्स कंप्लीट करे थे, अलग अलग क्लास के कुछ ग्लिम्सेस दिखा रहा हूं ताकि थोड़ा सा एक मेमोरी बन जाए। एंड उसके बाद फिर 11 तारीख से मैंने आपको डे 1, डे 2, डे 3 में कंप्लीट मैथ्स एक बार फिर से रिवाइज करवाया था, पढ़ाया भी था कहीं ना कहीं। एंड उसके बाद ये हमारा कल का लेजेंडरी सेशन, कल का परसों का लेजेंडरी सेशन, 12 घंटे का लेक्चर। तुम्हें पता है मतलब इस लेक्चर का मेरे पास डेटा आया सुबह 5 बजे भी, इतने सारे बच्चे लाइव थे, इतने सारे बच्चे लाइव थे। मेरे को नंबर बोलना सही नहीं लगेगा, इट डजंट लुक गुड, क्योंकि हर टीचर अपनी मेहनत कर रहा है। सुबह 4:30 बजे, 5 बजे इतना सारा बच्चा लाइव था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, और ये आपके कल का लेक्चर अलग सर से हम लोगों ने लास्ट में बात करी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच, तूने अपनी पूरी मेहनत कर दी है, तूने अपनी पूरी मेहनत कर दी है। ठीक है, ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, ठीक है, अब ये बताओ कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कुछ और पूछना है प्लीज पूछ लो मुझसे। एंड मोमेंट, कोई भी बोर्ड एग्जाम की टिप चाहिए, कुछ भी पूछना चाहते हो प्लीज मुझसे पूछ लो। मैं तुम लोग के साथ 10 मिनट रुका हूं, कुछ बात कर लेते हैं अपन पहले, है ना, है ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए, कुछ टिप्स दे दो। अच्छा ठीक है, देख सबसे पहली टिप, एग्जाम में जाते वक्त किसी भी इधर उधर की कॉन्वर्सेशन, मतलब तेरा हो सकता है ना भाई, क्या होता है एंड मोमेंट जब आप एग्जाम में जाते हो तो बहुत सारे दोस्त बैठकर भाई ये वाला क्वेश्चन देखा क्या, ये वाला करा क्या, ये फॉर्मूला आता है कि नहीं, ये थ्योरम आती कि नहीं, ये आती कि नहीं, ये सब चक्कर में मत फंसना। तू अकेले ही खड़े रहना, तेरे दोस्त तेरे को बड़े गरियाएंगे। अगर दोस्तों के साथ बात करनी नॉर्मल कर, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये एडवाइस करूंगा अकेले खड़े रहना, अपने साथ पीस में रहना। बिकॉज अगर तू उस कॉन्वर्सेशन में लग जाएगा, तेरे को लगेगा भाई कि यार ये मिस कर रहा हूं, ये मिस कर रहा हूं, वो मिस कर रहा हूं। नहीं, एग्जाम पॉइंट पे ऐसा लगता है कि भाई चीजें मिस कर रहा हूं, चीजें भूल रहा हूं, पर ऐसा नहीं होता। जैसे तुम पेपर दोगे ना, 10 मिनट बाद तुम्हारी सारी नर्वसनेस दूर हो जाएगी। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, बस 10 मिनट की रहती है वो नर्वसनेस। ठीक है, किसी से बात मत करना एग्जाम में घुसते समय,
और एग्जाम के बाद किसी से पेपर डिस्कस मत करना, बिकॉज उससे प्रॉब्लम क्या होगा, पेपर डिस्कस करेगा, गलती से तेरा एक आध क्वेश्चन तेरे को लगा कि भाई ये गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, इसके चक्कर में तेरा अगला पेपर खराब होगा। तेरा एक पेपर डिसाइड नहीं करेगा बोर्ड एग्जाम की परसेंटेज, सारे के सारे पेपर डिसाइड करेंगे। आज का पेपर अपना बेस्ट दे के आना, ठीक है, सेंटर टाइम पे पहुंच जाना। और बताओ सर ओएमआर कैसे फिल करें? अबे सिंपल है, इतना कोई लोड नहीं लेना है यार, वो टीचर बताएगा, 5 मिनट सुनना, फिल कर देना, ठीक है, घबराने का नहीं है। सर अगर फेल हो गया तो मैं हूं ना खड़ा तेरे साथ, मैं हूं ना खड़ा तेरे साथ। और फेल मत बोल, सर गिर गया तो, ऐसा बोल, सर गिर गया तो उठा दूंगा तेरे को, उठ जाना तू। सर मैं तो हार मान लूंगा, नहीं हार नहीं मानना है, कभी भी लाइफ में हार नहीं मानना। मैं 20 दिन से मेहनत इसलिए नहीं कर रहा हूं कि तू लाइफ में हार माने, मैं 20 दिन से मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि तेरे को ये बता पाऊं कि लाइफ में मेहनत करना इंपॉर्टेंट होता है मेरी जान। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, है ना, हाँ जी, हाँ, जिसको जाना है वो जा सकता है। आशीर्वाद दे दो, अरे भैया आशीर्वाद, पूरा पूरा आशीर्वाद है, पूरा पूरा आशीर्वाद है, पूरा पूरा आशीर्वाद है, पूरा पूरा आशीर्वाद है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, अरे यार एज सच कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, एज सच कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा एक बच्चा ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है यार, एक बच्चा ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। जो भी ऐसा कुछ है प्लीज बता दो। √2 + √3 को इरैशनल प्रूफ करना है, कैसे करोगे? देखो, √2 + √3 को रैशनल मानोगे, P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे P एंड Q क्या है, जहां पे P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है, शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं। अब क्या करना, या तो डायरेक्ट दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे, आसान मेथड बता रहा हूं, ऐसा कर, चल दोनों साइड स्क्वायरिंग ही कर दे, ठीक है, दोनों साइड नहीं यार, दोनों साइड स्क्वायरिंग मत, तू ऐसा कर दे, इससे ज्यादा इजी होगा। P/Q -√3, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे। अगर तू दोनों साइड स्क्वायरिंग करेगा, अगर तू दोनों साइड स्क्वायरिंग करेगा, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ये आपका P/Q -√3 का स्क्वायर, देख लेना इजी है, 2 बराबर इसका स्क्वायर आ गया P² / Q², √3 का स्क्वायर आ गया 3 -2 × P/Q इंटू √3। अब करना क्या है तू बता, तू बता क्या करेगा यहां पर? कुछ नहीं, इस √3 को कुछ करके अलग करना है, बिकॉज आपको पता है 100% कि √3 इरैशनल नंबर होता है। डन, √3 को बस अलग करे, कैसे अलग करेगा? 3 को इधर लिया तो ये आ गया -1, कुछ गलती तो नहीं, कुछ गलती तो नहीं, एक बार देख लेना, P² + Q² को इधर ले आओ, या फिर एक काम करो, या फिर एक काम करो, या फिर एक काम करो, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, इसी को, इस पूरी टर्म को इधर लेकर आ जाओ। तो माइनस का है तो इधर आके 2√3 P/Q बराबर P² + Q² प्लस 2 उधर गया, 3 - 2 1, इधर एलसीएम सेल्शियम लोगे तो P² + Q² यहां पर आ गया, राइटिंग इग्नोर करना, भावना समझना। √3 को अलग करना है तो क्या आ गया ये आपका P² + Q² राइटिंग इग्नोर करना, Q ऊपर तो Q इधर जाके मल्टीप्लाई, 2P नीचे जाके मल्टीप्लाई, समझ गया, इज इक्वल टू √3 आ गया। इस स्टेप में बताना क्या प्रॉब्लम है, यहीं पे आंसर छुपा है तुम्हारा। ये क्या है? इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर बबुआ रैशनल नंबर होता है, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर होता है, और ये इरैशनल है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, जो आपने माना था वो गलत है, आपका ये मानना गलत है कि ये रैशनल नंबर है। समझ आया सबको तो लिखो आया, समझ आया सबको तो लिखो आया, ठीक है। अब एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चा, ठीक है, और आ गया तो गुलाब जामुन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है। अलग सर यार मुझे नहीं पता, अभी सो रहे होंगे तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, ठीक है, हाँ जी डन। सर मेरा फोन का है, हाँ इधर रखा हुआ है। और कुछ एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, वैसे तो जिस भी सेक्शन से तुम हमेशा से स्टार्ट करते आ रहे हो उस सेक्शन से स्टार्ट करना, एंड मोमेंट स्ट्रैटेजी चेंज मत करना। पर मैं अपनी एक टिप छोड़ देता हूं छोटी सी, 15 मिनट अच्छे से पेपर स्कैन कर लेना कि भाई ये क्वेश्चन है। मेरा ये मानना है जो भी सेक्शन तुम्हें लग रहा है कि भाई इस सेक्शन के मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसी सेक्शन से स्टार्ट कर। इसमें बहुत बड़ी साइकोलॉजी छुपी हुई है। अगर तेरे पेपर में स्टार्टिंग आधे घंटे तेरे को क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, तेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है, फिर वो क्वेश्चन भी नहीं बनते जो आते हैं, जो तू पढ़ के गया, ठीक है। तो मेरी एडवाइस रहती है, मैं फिर से बोल रहा हूं,
जिससे स्टार्ट करते हो उसी सेक्शन से स्टार्ट करो, बट मेरी एडवाइस, मैं उस सेक्शन से स्टार्ट करता जिस सेक्शन के क्वेश्चन मुझे आते हैं। वो ई हो सकता है, ए हो सकता है, डी, ई, जो भी हो सकता है। ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है, डन है। हाँ जी, अब प्रीति से मिलवाएंगे तुम्हें कभी। ठीक है, ठीक है, डन है। चलो, थैंक यू सो मच सर। टेलीग्राम की, ठीक है, टेलीग्राम की लिंक आप डाल देना। ठीक है, टेलीग्राम पे इसको डाल देना, सेव कर दूं क्या? ठीक है, डन है। ठीक है, एनी चेक्स, एनीथिंग? क्लाउड रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन, अच्छा, क्लाउड रिफ्लेक्शन वाला, ये देखो, देखो कुछ नहीं है, देखो ऐसा है, ऐसा है, आराम से देख, आराम से देख, जो तू पूछ रहा है वो बता रहा हूं, किसी को कुछ और पूछना है पूछ लो। देख, क्वेश्चन में क्या है, एक लेक है, लेक के 60 मीटर ऊपर, लेक के 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, लेक के 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट है। यहां से तूने क्लाउड को देखा, यहां से तूने क्लाउड को देखा, तो यहां पर बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां से देखते हो वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन मान 30 डिग्री दिया है। इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन पानी में बनेगा, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन लेक में इधर बनेगा। इंपॉर्टेंट ये कि लेक का जो सरफेस है वो मिरर की तरह एक्ट करेगा। समझ में आया? जो ये डिस्टेंस होगा, आप खुद सोच के देखो, अगर आप मिरर से, अगर आप मिरर से 100 मीटर की दूरी पर खड़े हो, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मिरर से आपका रिफ्लेक्शन भी 100 सेंटीमीटर, मतलब ये और ये और ये बराबर। अब देखो होता क्या है, इसी पॉइंट से अगर आप क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देख रहे हो, इसी पॉइंट से अगर आप क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देख रहे हो, क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देख रहे हो, क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देख रहे हो, समझ में आ रहा है? तो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 60 है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। ठीक है, अब क्या, डायग्राम बस कंप्लीट कर दे, डायग्राम बस कंप्लीट कर दे। अब देख क्या, अगर ये 60 है तो ये 60 है, इसको मैंने x बोल दिया, समझ में आया? इसको y बोल दे, ये भी y है, ये भी y है। दोस्तों इधर देखना, अगर ये x प्लस 60 तो बताना ये क्या हो जाएगा, ये भी x प्लस 60 हो जाएगा। क्यों? मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होता है, मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी उतनी दूरी पर होता है, इमेज भी उतनी दूरी पर होती है, वर्चुअल इमेज। अगर ये x प्लस 60 है तो ये भी x प्लस 60। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक 60 डिग्री वाला लगा दे ट्रिग्नोमेट्री, और एक ये वाला लगा दे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो भी पूछा सबसे कर लेना। और पूछो, और पूछो भैया। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, यार सिंपल होता है रे, देख सिंपल होता है, देख समझ। दो चीजें होती हैं, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, एक चीज स्पीड ऑफ बोट, एक होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब पानी, मतलब पानी। सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है? बोट की स्पीड x मान ले, स्ट्रीम की स्पीड y मान ले। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हैं मतलब आप पानी के अगेंस्ट जा रहे हैं, जब आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो आप पानी के साथ जा रहे हैं। मतलब मानो आप अपस्ट्रीम जा रहे हो, आप 10 किलोमीटर की स्पीड, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, अपस्ट्रीम जा रहे हो, तो पानी 2 के स्पीड से आपके अगेंस्ट चल रहा है। तो बताओ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सब लोग चैट पे बताएं। अगर आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, पानी आपको 2 की स्पीड से रोक रहा है, आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, पानी आपको 2 की स्पीड से रोक रहा है, तो अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाती है, तो स्पीड अपस्ट्रीम हो जाती है आपकी x माइनस वाई। और स्पीड डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? अगर आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, पानी भी आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड प्लस हो जाती है। भाई पानी आपकी हेल्प कर रहा है ना, आप 10 की स्पीड से, पानी 2 की स्पीड से 10 प्लस 2, आप 15 की स्पीड से, पानी 2 की स्पीड से 15 प्लस 2, आप x की स्पीड से, पानी 2 की स्पीड से x प्लस वाई। बस ये याद रखना है, और बस स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला, फोकस बस इन्हीं 4 चीजों पर करना है। स्पीड अप स्ट्रीम में माइनस हो जाती है, बोट माइनस पानी की स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में बोट प्लस पानी की स्ट्रीम। अब हो सकता है क्वेश्चन में इन दोनों में से किसी एक स्पीड को दिया हो, तो अकॉर्डिंगली कर लेना। और पूछो भैया, ठीक है, डन है, ठीक है, चलो डन है। बस यहीं पे एंड करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला बच्चा, ठीक है? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, है ना? अब अपना एग्जाम बस अच्छे से देके जाना, और मेरे को एक प्रॉमिस कर दो सब लोग, प्लीज 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 एक प्रॉमिस कर दो यार। सब लोग करेंगे और जेन्युइनली करेंगे, तेरे दिल से नहीं आ रहा प्रॉमिस, प्लीज मत करना। तेरा पेपर मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत खूबसूरत जाने वाला है। ये एग्जाम तेरे जिंदगी का सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है। एग्जाम हॉल में घुसने के पहले अपने आप को 10 बार ये बोल देना, 10 बार ये बोल देना, मैं जब कोई भी बड़ी चीज करने जाता हूं ना,
जैसे कि ये सेशन हो गया, ये 20 दिन जो क्लासेस ली, हमेशा मैंने भगवान का नाम लिया है, हमेशा मैंने अपने मम्मी पापा का नाम लिया है, हमेशा मैंने अपने आप को एक एनर्जी प्रोवाइड करी है, अपने आप को कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोल के। तो जब तू एग्जाम में घुसने के पहले अपने आप को 5-10 मिनट ऐसे बोलते रहना कि ये एग्जाम बेस्ट जाने वाला है, बेस्ट जाने वाला है, बेस्ट। तैयारी किसी भी लेवल पर है, इसको बता दे कि बेस्ट जाने वाला है, बता रहा हूं एग्जाम बेस्ट जाएगा तेरा, ठीक है? तेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। प्रॉमिस ये करो मेरे को, जस्ट इन केस इधर उधर हल्का फुल्का पेपर हो गया, तू घबराएगा नहीं, जितना कर सकता है उतना करेगा और ज्यादा टेंशन नहीं लेगा। कर मुझे प्रॉमिस, ठीक है? तूने मेहनत इस लेवल की करी, रिजल्ट गलती से इस लेवल का मिल गया, वैसे नहीं मिलेगा बच्चा, मैं बोल रहा हूं ना, पर मान तूने मेहनत इस लेवल की करी, रिजल्ट इस लेवल का आया, प्रॉमिस कर। बुरा लगेगा मैं जानता हूं, परेशान होगा मैं जानता हूं, स्ट्रेस होगा मैं जानता हूं, मोटिवेशन लूज हो जाएगा मैं जानता हूं, रोना आएगा मैं जानता हूं, पर प्रॉमिस कर, अपने आप को यह बोलेगा कि कोई बात नहीं, अभी बुरा लग रहा है लेकिन ये मेरी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा। कर दे मुझे प्रॉमिस। मैं समझ रहा हूं कि रोना भी आएगा, बुरा भी लगेगा, टेंशन भी होगा, स्ट्रेस भी होगा, अपने आप को फिर से उठाना पड़ेगा इंग्लिश के एग्जाम के लिए, साइंस के एग्जाम के लिए, एसएसटी के एग्जाम के लिए, हिंदी के एग्जाम के लिए, लेकिन तू प्रॉमिस कर कि अपने आप को ये बोलेगा कि रो लूंगा, परेशान हो लूंगा थोड़ी देर, लेकिन ये कभी नहीं सोचूंगा कि ये एग्जाम मेरी लाइफ डिसाइड करता है। कभी नहीं करता, मैं तेरे को बता रहा हूं, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। तेरी मेहनत तेरी लाइफ डिसाइड करती है। समझ में आ रहा है? तेरे को अभी ये बात समझ नहीं आएगी, आगे जाके 2 साल बाद तू देखेगा, पीछे मुड़ के देखेगा, तुझे समझ में आएगा जो हुआ वो क्यों हुआ, और जो हुआ वो होना कितना जरूरी था। ठीक है, चलिए, ठीक है सर। प्रवीण सर आप भी बोल दो उनको ऑल द बेस्ट, ठीक है? ठीक है ना? डन है। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? सर आप ये डाल देना, नोट्स डाल दिए। टेलीग्राम में नोट्स डल चुके हैं, तुम जाके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम में नोट्स डल गए हैं, तुम जाके चेक कर सकते हो। किसी भी बच्चे को सारे फॉर्मुलेज रिकॉल करने हैं, जो भी क्वेश्चंस मैंने करा उसको एक बार फिर से देखना है। टेलीग्राम में नोट्स डल गए हैं, लिंक लगा हुआ है सबसे ऊपर ही पिंड कमेंट में लिंक लगा हुआ है, खोलो नोट्स फटाफट देख लो, सारी चीजें हैं उसमें, कुछ भी मेरे ख्याल से मैंने स्किप नहीं करा है। ठीक है, ठीक है, डन है भैया, प्रॉमिस। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, डन। और क्या बोल रहे हो? क्या? अरे देख, अब पता है जब मैं ये बात बोलता हूं ना, मैं देखता हूं अपने वीडियोस कहीं कहीं कभी कभी चले जाते हैं, कोई बच्चे डाल देते हैं बना के, तो उस वीडियो में अच्छे व्यूज होते हैं। तो मान अगर उस वीडियो में ये बता रखा है मैंने कि रिजल्ट डिसाइड नहीं करता, प्लीज टेंशन मत लेना, आगे जाके तेरे को बहुत अच्छा लगेगा, तेरे को समझ में आएगा कि रिजल्ट डिसाइड नहीं करता, फलाना टाइम का ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे वीडियोस में कमेंट करते हैं कि भैया पर पेरेंट्स को कौन समझाएगा, पेरेंट्स को कौन समझाएगा, उनका तो प्रेशर रहता है हमारे ऊपर। मैं जानता हूं, देख पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, पर कई बार लाइफ में कुछ चीजों को इग्नोर करना सीख। तू अगर देख, तू ऑनेस्टली मेहनत कर रहा है ना, इधर से सुन, इधर से निकाल दे। मेरे को ये बात बोलनी नहीं चाहिए पर निकाल दे, ठीक है? समझ में आ रहा है? तू कितने सारे गेमर्स, कितने सारे यूट्यूबर्स, कितने सारे एक्टर्स, कितने सारे बड़े लोगों को जानता है जो पेरेंट्स को बताते ही नहीं है कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करेंगे, सपोर्ट ही नहीं करेंगे, पेरेंट्स से प्रेशर आएगा, तो बताते ही नहीं क्या कर रहे हैं, बस वो करते ही चले जाते हैं। कैसे करते हैं? वो एक कान से उनकी बातें सुनते, दूसरे कान से निकालते हैं, और ऐसे करते करते जब 1-2 साल 3 साल में पेरेंट्स को समझ में आता है कि भाई बच्चा सही रास्ते पे जा रहा है, बच्चा जो कर रहा है उसमें सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक ठाक कमा रहा है, अच्छा कर रहा है, तो पेरेंट्स भी बोलना बंद कर देते हैं। तो इधर से सुन, इधर से निकाल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तू ऑनेस्टली मेहनत कर रहा है, तो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है तो सही है। तू मेहनत ही नहीं कर रहा तो फिर तो पेरेंट्स सही बोल रहे हैं भाई, फिर मत निकाल इधर से सुन के, है ना? ठीक है, ठीक है, हाँ जी। रफ वर्क लास्ट में करना, रफ वर्क लास्ट में करना, रफ वर्क लास्ट में करना, ठीक है? डन है, चलो। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। अब बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बबुआस। मेरी जर्नी तुम्हारे साथ बहुत खूबसूरत रही है। अपने दिल में हमेशा मेरे को एक छोटी सी जगह देना। आई लव यू। इधर आजा, मेरे को एक झप्पी पाले। अब मैं जा रहा हूं, बाय 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 बाय। एग्जाम में अपने आप को घुसने से पहले ये बार बार बोल देना कि ये एग्जाम तेरा बहुत खूबसूरत जाने वाला है। स्टार्टिंग के 10 मिनट नर्वसनेस रहेगी, फिर सारी नर्वसनेस चली जाएगी, तेरा पेपर दी बेस्ट पेपर जाने वाला है। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ऋतिक मिश्रा साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइस, लव यू, लव यू, बाय 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 बाय, टेक केयर।